छत्तीसगढ़ ने या बस्तर ने नक्सलवाद का बहुत बड़ा दंश झेला। जल, जंगल और जमीन, इसको नुकसान नक्सलियों के कारण ही हुआ है। और गोटुल जो आपने खत्म होने की बात की, वो बिल्कुल। भी इनके कारण ही खत्म हुई। कि इन्हीं नक्सलियों के कारण पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो शिक्षा से हमेशा के लिए कट गई। सलवा की रियलिटी क्या थी, वो आपने जब जमीन से अनुभव किया, वो क्या दिखा? कि कितने ही स्कूल जाने वाले बच्चों को नक्सलियों ने मारा है। नक्सलवाद को लेकर जो बड़ा झटका लगा वो था झीरम घाटी का। तो उसकी शुरुआत किस घटना से हुई? लोगों को लगता है कि महेंद्र कर्मा जी ने शुरू किया। ये नहीं है कि उन्होंने स्कूल के बिल्डिंग को तोड़ा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लेकर आएंगे तो हम उसका ये हश्र करेंगे। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो इतना रुपए, अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो इतना रुपए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो 1 महीने का पूरा वेतन। तो बस्तर जमीनी स्तर पर गया, उसको समझ में आएगा कि क्या प्रेजेंट किया गया नैरेटिव और सच्चाई क्या है। लेकिन झीरम के बाद जो छत्तीसगढ़ बंद था वो लोगों ने खुद से बंद किया था। बिल्कुल बड़ी घटना होती थी, 76 जवान मारे गए, ये एक हेडलाइन बस बनती थी टीवी पे। और उसके बाद होती थी डिबेट्स, और डिबेट्स में भी लगभग वही लोग बैठे होते थे जो कभी रायपुर भी शायद ही आए होंगे, रायपुर आए होंगे, तो वो उससे आगे कभी बड़े कांकेर तक भी बढ़ गए होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। छोटे बेटे का सबसे बड़ा एनकाउंटर, पहला बड़ा एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में होता है। 29 नक्सली मारे जाते हैं। एक तो गांव से आने जाने का समय तय होता है, नक्सली तय करके रखते हैं। पूरे देश भर में जो लोग बोलते हैं ना कि बस्तर की सड़कें सीमेंट से नहीं बनी, जवानों के खून से बनी है। कुछ समय पहले हमने एक फिल्म देखी थी, बस्तर द नक्सल स्टोरी। वो पहली ऐसी फिल्म थी नक्सलवाद माओवाद को लेकर जिसने उसके सही स्वरूप को दिखाया था, उसके आतंक के असली चेहरे को दिखाया था। उस फिल्म में एक बहुत बड़ा काम हुआ था, वो था उस फिल्म के लिए रिसर्च करने का। और उस रिसर्च के लिए जो रिसर्च कंसल्टेंट का जो एक की जो भूमिका थी और उसका जो मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया था, वो निभाया था रचना नायडू जी ने। और वही रचना नायडू जी आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं, जिनका पिछले 1 दशक से भी अधिक समय का अनुभव है माओवाद नक्सलवाद के विषय पर जमीनी अध्ययन करना, कई सरेंडर माओवादियों से मिलना, माओवाद से जो पीड़ित हैं उनसे मिलना, वहां की जमीनी सच्चाई को सामने लाना, उसे मतलब एकत्रित करना, डॉक्यूमेंट करना, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, और तो और अब उनकी एक पुस्तक भी आ रही है जिसमें वो को ऑथर है। उस पुस्तक के आने से पहले मुझे लगा कि एक बार उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। जो आज माओवाद के खत्म होने की हम बात कर रहे हैं, सशस्त्र नक्सलवाद के खत्म होने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आतंक कैसा था, उस आतंक का दंश कैसा था, उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जो माओवाद के आतंक को लेकर आज तक जो भी चर्चाएं हुई हैं वो बेहद सीमित रही हैं, वो बेहद कहा जाए कि एक नैरेटिव को लेकर रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी सच्चाई को सामने लाना चाहिए। पेशे से वकील और सही मायनों में देखा जाए तो नक्सल पीड़ितों की सच्चाई और नक्सल आतंकवाद की सच्चाई को जमीन तक लाने के लिए रचना जी का मतलब उनकी जो भूमिका रही है, उनका जो योगदान रहा है, मुझे लगता है उसकी चर्चा बहुत कम हुई है। और हम नैरेटिव के माध्यम से प्रयास करेंगे कि उनके जो इनसाइट्स है वो अब समाज तक, लोगों तक पहुंच पाए। रचना जी, बहुत स्वागत है आपका द नैरेटिव पर। सबसे पहली चीज जो नक्सलवाद को लेकर हम देखते हैं तो 2004 से पहले का दौर जैसा भी रहा हो, 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनता है। अब कहा जाता है कि राजधानी से बस्तर की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन हम 2004 में देखते हैं कि बहुत 3 प्रोमिनेंट जो बड़े नक्सल ऑर्गेनाइजेशन या माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मिलते हैं, और 2-4 छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन और मिलते हैं, सीपीआई माओइस्ट बनाते हैं। वहां से आज जब हम 2026 तक की यात्रा देखते हैं तो 22 साल एक लंबा वक्त होता है, और इस 22 साल में छत्तीसगढ़ ने या बस्तर ने नक्सलवाद का बहुत बड़ा दंश झेला। ये खैर 4 दशकों का दंश है, लेकिन ये 22 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो इस 22 साल को आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप नक्सलवाद को 22 साल की अपेक्षा पूरे मूवमेंट को ही देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस इसको दिखाया गया कि ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई है।
लेकिन जो भी व्यक्ति जिसने भी जमीन पर कदम रखा है या अंदर जाके सच्चाई पता करने का प्रयास किया है, तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जल, जंगल और जमीन इसको नुकसान नक्सलियों के कारण ही हुआ है। हाल ही में कुछ सरेंडर्ड कैडर्स से हम बात कर रहे थे पुस्तक के सिलसिले में, तो हमने उनसे पूछा कि आज आप मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये सरेंडर नहीं है, ये मुख्य धारा से हमारा जुड़ने का कदम है। तो हमने उनसे पूछा कि आप इतने सालों से जुड़े हैं, इतना बड़ा मूवमेंट आपने चलाया, तो क्या पाया? तो उनका ये कहना था कि हमने जंगल हमारे कारण बचा। दूसरा उनका कहना था कि यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति हमारे कारण बचे। जबकि आप यदि बस्तर में जमीनी स्तर पर देखे जाकर के, तो जंगल केवल बस्तर में नहीं पूरे भारत में है। बिल्कुल। जंगल अरुणाचल में नहीं है क्या? बिल्कुल। वेस्टर्न घाट्स नहीं है, पूरे देश में जंगल है। तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि बस्तर के जंगल आपके कारण बचे हुए हैं? बिल्कुल। दूसरी बात जो मैंने आपसे बोली, उन्होंने बोला कि कल्चर को हमने बचा के रखा। तो यदि आपने कल्चर बचा के रखा था, तो आज बस्तर से गोटू लगभग समाप्त हो चुका है, आप जानते हैं। दूसरा, हाल ही में एक खबर आई कि सुकमा के क्षेत्र में जो एक मेला लगा करता था, वो नक्सलियों के जाने के 30 साल बाद वो मेला फिर से लगा है। बिल्कुल, 30 साल के बाद। अभी मेरी वहाँ इतना के लंबा अंतराल, सोया मतलब मुखर्जी से मेरी बात हो ही रही थी, इसी यही पॉडकास्ट में वो बैठे थे। उन्होंने बताया कि 30 साल के बाद बिल्कुल वो मेला लगा है। तो आपने किया क्या? और गोटुल जो आपने खत्म होने की बात की, वो भी इनके कारण ही खत्म हुई। इनके कारण ही खत्म हुई। आपको पता है, इन लोगों को बोला जाता था कि आप नहीं जाएंगे वहां पे। आप कभी उन क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे ना, तो लोग आपको बताएंगे अपनी व्यथा। आज भले लोग बहुत जा रहे होंगे, लेकिन आज से जो लोग शुरुआत से इस दौर से जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी नक्सलियों की परमिशन लेनी पड़ती थी, और आप कहाँ गए और किससे मिले ये भी उनको बताना होता था। इस तरह का कंट्रोल वो बहुत कंट्रोल आप अगर देखेंगे, तो ये तो पुरानी बातें हो गई। चलिए, अभी मैंने तो आपको शुरुआत से बोला, हाल ही में जब से मोबाइल फोन्स आए हैं, तो जो बच्चे हॉस्टल से वापस गांव आते छुट्टियों में, तो पहला काम किया करते थे नक्सली, उनका मोबाइल जमा करवा लेते थे। आज आप बोल के देखिए किसी को कि कोई अपना मोबाइल जमा कर ले। जितने दिन आप रहेंगे, आप मोबाइल यूज नहीं करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, बाजार भी देखिए, बस्तर के जो हमारे भाई बहन है, उनके लिए बाजार एक बहुत ही दिल के करीब उनके लिए है बाजार। वो एक ऐसा बिल्कुल हार्ट है, या हृदय कहना चाहिए। बाजार भी आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते। कई बार आपने भाषण में सुना होगा, सुकमा के जो विधायक है वो बताते हैं मजाक मजाक में भी कि यहाँ के तो आदमी बाजार जाते ही नहीं, यहाँ की औरतें बाजार जाती है, क्योंकि बाजार में उनको पता है जाएंगे हम पर हमला हो सकता है, या हमसे जबरदस्ती कोई काम करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके कारण अगर हमने नहीं किया, नहीं का मतलब सीधा मौत की सजा। वहां कोई दिखाने के लिए सुनवाई के नाम पे आपको कहा जा सकता है कि नहीं, चेतावनी दी गई या ऐसा किया गया या उनको समझाया गया, लेकिन अंत में क्या? मौत की सजा। और मौत भी आपको साधारण नहीं मिलती वहां पे। कहते हैं ना कि बस्तर के आदिवासियों ने जो झेला है, उसका अगर 15-20% भी कोई जाकर के पता कर ले कि जन अदालत में या पुलिस मुखबिर के नाम पे या आईडीज में लोग जैसे मरे हैं या घायल हुए हैं, तो आपकी रूह कांप जाएगी। वही पूछने वाला था, आपने भी बोला कि बस्तर के आदिवासियों ने जो झेला है, लेकिन ये जो माओवादी है, ये जो नक्सली है, ये तो हमेशा से कहते हैं कि हम बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो बस्तर के जो जनजाति हैं, उनके लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की संघर्ष कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए। ये तो हमेशा यही क्लेम करते आए हैं। मुझे ये सुनकर ही बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि बस्तर को लोगों ने अंदर से जाकर के जिस दिन देखना शुरू कर लेंगे ना, ये प्रश्न आपके मन से, इन प्रश्न की जगह ना आपके मन में उनके लिए क्रोध आएगा कि इन्हीं नक्सलियों के कारण पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो शिक्षा से हमेशा से के लिए कट गई। आप हमने इतने लोगों के साक्षात्कार किए, मैंने और राजीव जी ने। जितने भी लोग जुड़े वो स्कूल जा रहे थे, प्राथमिक शाला थी उनके यहाँ पर, बहुत नहीं थी पढ़ाई के अवसर, लेकिन प्राथमिक शालाएं थी, बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में।
उन बच्चों को वहां से उसके बाद वो माध्यमिक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में जाते थे, या दूसरे जैसे कुटरू क्षेत्र के बच्चे हैं तो बीजापुर में आकर के अपनी पढ़ाई करते थे। तो प्राथमिक शिक्षा करने के बाद उनको शिक्षा ग्रहण नहीं करना, ये सीधा सीधा फरमान था। और हर घर से एक बच्चा, आज आप बोलिए कि देश के सीमा में जाना है तो कोई हर घर से एक बच्चा देगा, लेकिन ये भी वहां पर ये मुश्किल है। सीधा फरमान है कि हर घर से मूवमेंट के लिए एक बच्चा आपको देना ही है। और भी कई हमने तो देखे कि बच्चों को बरगला के भी ले जाया गया। कई बच्चों को क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो तेज होते हैं ना, ये ऐसे ही बच्चों का चयन करते हैं गांव में रह करके कि ये बच्चा थोड़ा तेज दिख रहा है तो इसको यहाँ पर लाना चाहिए। तो बहुत से 3-4 लोगों से हम मिले तो बोले हमको तो झूठ बता करके ले जाया गया कि एक बच्चा था, वो पढ़ना मतलब अभी तो युवा है वो, उसने बताया मैं जब छोटा था तो मुझे पढ़ने का बहुत मन था। अच्छा, तो मुझे वो जो जो मुझे भर्ती करके ले गया वो मुझे बताता था कि अंदर का जो स्कूल है ना वो बहुत अच्छा है, वहां पे इससे भी अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा करके। अंदर का स्कूल है, नक्सलियों का अपना। नक्सलियों का अपना जो स्कूल वहां पे चलता है। तो उस बच्चे ने जो देखा नहीं, अब बच्चे तो बहुत जल्दी लोक लुभावनी बातों में आ जाते हैं, तो वो बच्चे को वो उठा करके ले गए साथ में। ये इस आस में बच्चा गया कि बहुत अच्छे स्कूल और मुझे मेरा भविष्य और अच्छा हो जाएगा। लेकिन चलते गया, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसा करते करते कई दिन उनके साथ रहा। अब वो छोटा सा बच्चा वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप अगर कभी जंगल कोई गया हो तो वो बिल्कुल देखे कि वहां से फिर वो लौट नहीं पाता है, तो वो फिर उसी वही उसका बिल्कुल। जीवन बन जाता है। और वहां पर आप देखेंगे ना, उनको सोचने का भी समय नहीं दिया जाता। 24 घंटे उनकी दिनचर्या इतनी फिक्स होती है कि आपको माओवादी लिटरेचर का अध्ययन करना ही करना है, आपको समाचार सुनना ही है। पूरे समय आपके दिमाग में यही रहता है कि कैसे एम्बुश लगाया जाए, कैसे फोर्स को निशाना बनाया जाए। आमने सामने की लड़ाई नहीं, कैसे छुप करके वार किया जाए तो मैक्सिमम उसमें कैजुअलिटीज नुकसान हो। किया जाए। तो एक चीज और, ये 2004 से 26 के बीच में समझ आती है, इसी दौर में एक बहुत बड़ा एक आया सलवा जुडुम 2005 में ही। सलवा जुडुम को लेकर सामान्यतः जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, नेशनल मीडिया, इवन ग्लोबल मीडिया भी और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी, वो हमेशा कहते हैं कि सलवा जुडुम स्टेट का प्रोजेक्ट था, पहली चीज। दूसरा एलिगेशन लगता है कि सलवा जुडुम जो था वो स्थानीय लोगों को बिना किसी ट्रेनिंग के हथियार पकड़ा दिया गया, अपने ही लोगों के विरुद्ध। तीसरा एलिगेशन लगता है कि सलवा जुडुम के लोगों ने लोगों के घर जला दिए, महिलाओं के साथ क्या बोलते बलात्कार हैं, किए थे। बलात्कार के दुष्कर्म किए और अपनी निजी दुश्मनी को निकालने के लिए उसका उपयोग किया। मुख्य रूप से ये 3-4 एलिगेशंस लगते हैं। तो सलवा जुडुम की रियलिटी क्या थी, पहली चीज, और इन एलिगेशंस को आपने जब जमीन से अनुभव किया वो क्या दिखा आपको? देखिए, जब बहुत ज्यादा अति हो जाती है ना, वैसा ही उसी क्षेत्र में हुआ कि आप अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गांव जा नहीं सकते। आपने बस्तर में देखा होगा कि जो पीडीएस का चावल मिलता है, आप कभी जगरगुंडा क्षेत्र में जाएंगे या जी आप ओरछा जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी दुकानें एक साथ लगी हुई है, और वो लोग 2-3 दिन चल करके आते हैं, बिल्कुल। वो चावल लेकर के वापस जाते हैं। उसमें से भी आधा नक्सली ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद आप अपने त्योहार नहीं मना सकते, आप बाजार नहीं जा सकते, आप तेंदुपत्ता तोड़ाई उन्होंने रुकवा दी। तो ऐसी सारी जब अति होने लगा, बच्चों तक को वो निशाना बनाने लगे, मारने लगे। ये पता नहीं रिपोर्ट्स में या नेशनल मीडिया में कभी नहीं आया कि कितने ही स्कूल जाने वाले बच्चों को नक्सलियों ने मारा है, या आईडी में कितने बच्चे घायल हुए हैं। हाल ही का अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो पुअर्ती के क्षेत्र में ही 2 बिल्कुल। भाइयों को मारा और गया था, जिसमें से एक स्कूल एक जाने स्कूल वाला ड्रेस बच्चा में था। था बिल्कुल स्कूल ड्रेस और में था। वो मेरे ख्याल से सिर्फ 6वीं क्लास का बच्चा था। हाँ, तो आप ऐसे कई, जब ये इतने सारे अत्याचार हो जाते हैं ना, तो आदमी क्या, कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि रोज रोज मरने से अच्छा है कि अब हम, मरना तो है ही, तो ऐसी मौत मरने की बजाय अब हम उसका प्रतिकार करेंगे। तो सलवा जुडुम के बारे में जब भी बात होती है तो लोगों को 2 ही चीजें पता होती है कि एक सलवा जुडुम नाम का कोई आंदोलन हुआ और उसके नेता महेंद्र कर्मा थे, जिसको झीरम घाटी में नक्सलियों ने मार दिया। लेकिन और एक एसपीओस की फिर बात हाँ, होती है। एक एसपीओस की बात होती है। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगी कि जो जमीन पर जाए, और एक बार कितनी ही नेशनल मीडिया है जो जमीन तक गई और जिन्होंने पता किया कि सलवा जुडुम शुरू कहाँ से हुआ।
सलवा जुडुम के नेता कौन थे? मुझे लगता है कि आप ही की द नैरेटिव में ही मैंने देखा कि सलवा जुडुम के कोंटा क्षेत्र के एक बड़े प्रमुख नेता थे सोयाम मोका, सोयामुका जी, उनका बिल्कुल। आपने साक्षात्कार लिया। क्या उसके अलावा लोगों को और किसी का नाम पता है? हाँ, लोग ना चैत्रा मटामी जी को जानते किसी को नहीं हैं, ना जानते, मधुकर क्योंकि राव जी को जानते एग्जैक्टली हैं। कोई नहीं जानता है। आप अगर देखेंगे कि तो सलवा जुडुम जब शुरू हुआ, वो कुटरू के क्षेत्र से शुरू हुआ। कुटरू आप जाएंगे तो उसके आगे अम्बेली करकेली करके गांव जी, पड़ता है। तो उसकी शुरुआत किस घटना से हुई? लोगों को लगता है कि महेंद्र कर्मा जी ने शुरू किया, लेकिन शुरुआत ऐसी हुई कि फोर्स का राशन जा रहा था, उस पर अटैक हुआ नक्सलियों का, और कुछ जवान मारे गए और राशन लूट करके पूरा चले गए। तो अब वहां पर जो पुलिस है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ग्रामीणों को पकड़ा, उन्होंने बोला पकड़ करके ले आए। तो ग्रामीणों ने जाकर के विरोध किया कि बोले कि इन लोगों ने नहीं किया है, वो घटना किसी और ने की है। तो फोर्स के लोगों ने बोला कि जिन्होंने वो घटना की है आप उनको ले आइए, हम इनको छोड़ देंगे। तो वो लोग, उस समय एक लड़का था, उसको, उन गांव वालों को तो पता होता है कौन किस तरफ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो उस लड़के को पकड़ करके लेकर आए, और फिर उसके बाद तय हुआ कि हम नक्सलियों को अपना राशन नहीं देंगे, उनको सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि देखिए नक्सली वहां पे कैसे जीवित रह सकते हैं, ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल। ग्रामीणों इनके के इनके ही सहयोग पैसे के से, बिना, इनके राशन, इनके पैसे और इनके इनका पैसा, छुपने की जगह, इनके छुपने की जगह, और इनके ही बच्चों को आप कैडर के रूप में यूज कर बिल्कुल। रहे हो, आप इन्फॉर्मर्स के रूप में यूज कर रहे हो। तो आपने कुल मिलाकर के आप तो ऐसी क्रांति का उनको झुंझुना दिखा रहे हो, लेकिन आप उन्हीं का जीवन आपने पूरा दुश्वार करके रखा हुआ है। तो वहां से वो शुरू हुई लड़ाई कि अब हम नक्सलियों का साथ नहीं देंगे, ये तय हुआ उस बैठक में। ऐसा करके आसपास के गांव भी उस अभियान से जुड़ने लगे कि नहीं, हम भी अब इनको सहयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे सलवा जुडुम नाम बाद में पड़ा। ये अभियान चलता गया उस जगह से। मैं, आपने जो नाम लिया मधुकर जी का, मैं मधुकर जी से मिली थी तो उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दिखाई आसपास के गांव के लोगों की, जिन्होंने उसमें ये लिखा है कि हम भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमारे गांव में पुलिस का कैंप नहीं है या थाना पास में नहीं है, तो हमारी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए, लेकिन हमारा पूरा सहयोग है, हम भी नक्सलियों से त्रस्त हो चुके हैं। इस तरीके की चिट्ठी हाथ से लिखी हुई उन्होंने मुझे दिखाई। तो आप सोचिए कि जब इस तरीके का अभियान शुरू हुआ, लोग जुड़ते गए, ये स्वफुट जुड़ते गए, क्योंकि नक्सलियों की अति इतनी हो चुकी थी उस समय तक कि या तो आप लड़िए या तो आप बिल्कुल उस जीवन को अपना लीजिए। तो ये जब ऐसा तय हुआ तो एक बैठक हुई जिसमें आसपास के 5-6 गांव के लोग इकट्ठा हुए, और उन लोगों में जो लीड कर रहे थे उनमें से 5-6 लोगों को नक्सली अपने साथ ले गए। अपने साथ ले जाने के बाद उन लोगों को मारा पीटा, और नेशनल इंद्रावती नेशनल पार्क का एक द्वार है, वहां पर लाके एक साथ वो 6-7 लाशों को वहां पे बिछा दी। गोली से नहीं मारते नक्सली कभी भी, नक्सली जो है बहुत निर्दयता से मारते हैं। आपने कभी साहित्य या कुछ पढ़ा होगा तो आपको जी, पता होगा बिल्कुल। कि वो धारदार हथियार से भी नहीं नहीं मारेंगे, वो मारेंगे। ब्लंट वेपन से जी, मारते हैं, ताकि मरने वाले को कष्ट हो, तकलीफ उससे ज्यादा ज्यादा हो, देखने वाले को बिल्कुल। उससे और ज्यादा वो हो। और संभवतः ये जो 7 लोग मारे गए, ये ये जो उस हमने घटना बस्तर ने, द नक्सल स्टोरी में जो एग्जैक्टली, हाँ हाँ, वो अ, उन्होंने थोड़ा ज्यादा फांसी जो लटकी पिक्चराइज हुई करके, जो जी, किया, ठीक है, वो मूवी के हिसाब क्रिएटिव से फ्रीडम उन्होंने यूज करके किया, उन्होंने किया होगा। वो वही रेफरेंस था उसमें। एग्जैक्टली, दैट वाज द इंसिडेंट, कि जब वहां के लोगों के मन में आक्रोश और बढ़ गया कि ये क्या बात हुई कि हमने आप ये तय किया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, तो आप पूरा मार देंगे किसी को भी। मतलब एक तरफ लोकतंत्र की हम बात करते हैं और एक तरफ ऐसी हत्याएं कि सिर्फ चूंकि हम आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, हम आपका साथ नहीं देंगे, तो आप किसी को भी ऐसे ही मार देंगे। तो वो उस घटना ने लोगों में और आक्रोश बढ़ा दिया। उसके बाद जो सलवा जुडुम के संस्थापक कुछ 4-5 सदस्य माने जाते हैं, उनमें से एक मधुकर जी है जो आपने नाम लिया। तो उस क्षेत्र में जब भी तय होता था कि सलवा जुडुम का ये रैली जाएगा गांव-गांव और लोगों को जागरूक करेगा कि हम नक्सलियों के हिंसा को अब नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ही खाते हैं, हमारे ही सहयोग पूरा लेते हैं और हम ही हमारे ही ऊपर अत्याचार करते जा रहे हैं। तेंदुपत्ता का सीजन है तो तेंदुपत्ता तोड़ने पे रोक लगा देते थे कि हम भाई रेट बढ़ाना चाहते हैं। आप बताइए रेट बढ़ने से कितना रेट बढ़ गया और कितना मिल पाया उनको?
बल्कि नक्सलियों का लेवी ही बढ़ते गया बढ़ते उससे। गया। वो एक तरफ आम ग्रामीण को बोलते उससे थे कि क्या हम फायदा हुआ? खदान का विरोध हाँ, करेंगे, और दूसरी तरफ वो खदान के विरोध के नाम पे अपनी लेवी बढ़ा के बिल्कुल, वापस उसको चालू बिल्कुल। करवा लेते थे। तेंदुपत्ता में भी ऐसे ही हुआ। आप बिल्कुल, देखिए कि तेंदुपत्ता तोड़ने पे रोक लगा करके ऐसा ग्रामीणों को बताते थे कि हम भाव बढ़ाएंगे। जैसे ही रेट बढ़ा, उनका वहां से लेवी बढ़ जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हर इतना बड़ा इन लोगों ने एक्सटॉर्शन का एक तंत्र बना के रखा था कि हर व्यक्ति से 15 रुपए, अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो इतना रुपए, अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो इतना रुपए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो 1 महीने का पूरा वेतन। और ये ऐसा बोलते जरूर है बड़े कैडर्स के लोग कि हमने अस्पताल बनने से कभी नहीं रोका, हमने स्कूल के लिए कभी नहीं रोका, लेकिन आप देखिए स्कूल के बिल्डिंग्स का क्या यूज हुआ। बिल्कुल। मैं जितने भी स्कूल की बड़े बिल्डिंग, अटैक्स हुए, बिल्कुल वो स्कूल की बिल्डिंग्स ऐसी है कि वो बीच से तोड़ा गया है। वो एग्जैक्टली मतलब स्ट्रैटेजिकली। वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ा, हाँ, उन्होंने कैसे तोड़ा बिल्कुल। वो भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने दिखाया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लेकर आएंगे तो हम उसका ये हश्र करेंगे। कई शिक्षकों को मारा भी है, अभी तक मारते रहे, अभी वो तक 6 मारते महीना रहे। पहले, साल भर पहले तक शिक्षा बिल्कुल, दूतों को बिल्कुल, मारते रहे बिल्कुल। वो। तो सलवा जुडुम की बात हम कर रहे थे, तो ऐसे वो शुरू हुआ और हजारों की संख्या में लोग जुड़ते थे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पर फेसबुक पर मधुकर राव जी के बारे में। कोई एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा था कि उनको जब पता चला कि कोई एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपने आप जा रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई वनवासी क्षेत्र का भाई बंधु है तो वो अपने साथ अपना टंगिया रखेगा, बिल्कुल, वो अपना तीर कमान रखेगा, उसके पास जो उपलब्ध है वो हाँ, साथ लेके बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल। मतलब आपको उन नक्सलियों का सामना करना है तो आप क्या डंडा, ये सारी चीजें आपका जो स्वाभाविक है, जो उपयोग कर सकते हैं वो लेकर जो वो जाएंगे। तुरंत अपने लिए बिल्कुल, व्यवस्था कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा कि मैं मधुकर जी से, मुझे पता चला कि मधुकर राव जी इस अभियान को लीड कर रहे हैं, तो वो मिलने गए कुटरू। तो कुटरू गए तो उनको पता चला कि यहाँ मधुकर जी नहीं है, गंगालूर में एक बड़ी सभा होने वाली है सलवा जुडुम की, जहाँ पर जागरूकता के लिए, तो वो वहां मिलेंगे। तो जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा एक साधारण सा व्यक्ति जो एक स्कूल शिक्षक था, वो वहां पर खड़ा है। उसको सुनने के लिए हजारों के लोग कल आने वाले हैं कि क्यों हमको नक्सलियों का विरोध करना चाहिए। तो मधुकर जी के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा, मुझे भी लगा कि सलवा जुडुम जो दिखाया जाता है वो अलग है, जो लिखा गया नेशनल मीडिया पे या कई ऐसी पुस्तकों में जो सलवा जुडुम का रीजन लिखा गया उसके बारे में। तो मधुकर जी से मिलने की मेरी भी बड़ी बड़ी इच्छा हुई कि मुझे भी जाकर के पता करना था कि क्या ऐसी चीज है ये, क्या ऐसा अभियान था ये। तो उन्होंने बताया कि जब ये इन लोग अभियान चला रहे थे तो जो गांव के युवा जो है, जो लोग है, जो नक्सलियों का काम करते थे, वो लोग को समझा बुझा करके इधर लाए कि ये गलत है। वो आना भी चाहते थे तो वो आने नहीं देते थे, तो इन लोगों ने उनको यहाँ पर लेकर के आए, यहाँ लेकर के आए। उसके बाद आप देखिए कि ये फोर्स का स्थानीय व्यक्ति है, वो क्षेत्र को ज्यादा अच्छे से जानता है, बिल्कुल, और वो भी ये भी अच्छे से जानता है कि कौन किधर है, बिल्कुल। लोकेशन, जैसे आज डीआरजी, भौगोलिक स्थिति। एग्जैक्टली। तो आप बड़े कैडर्स का अगर इंटरव्यू करेंगे, बहुत ऊपर लेवल के नहीं, बीच के जो लेवल के हैं, जो स्थानीय बड़े कैडर के लोग तो लड़ने नहीं आते हैं, जो लड़ते हैं, आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्यों उनको एसपीओ से खतरा था। और आज डीआरजी देख के तो हम सभी को ये समझ में आ जाता है कि क्यों एसपीओ का विरोध हो रहा एग्जैक्टली, था। हाँ। और मुझे लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना ईश्वरीय हाँ, एक वो कि सब कुछ एक्सपोज हो गया, सब कुछ बिल्कुल, ये सामने आ सारी गया। चीजें एक्सपोज हो गई। जितने भी एलिगेशन सलवा जुडुम के ऊपर आपने जो बताए लगे, हाँ, पहले तो ये कि सलवा जुडुम, फिर ये इन सभाओं के बारे में महेंद्र कर्मा जी को पता चला। तो चूंकि महेंद्र कर्मा जी शुरू से ही नक्सलियों के बहुत मुखर रहे हैं उनके खिलाफ, 91 में जन जागरण उन्होंने वहां अभियान पे से भी जुड़े रहे वो। जन जागरण अभियान उस समय चलते थे, तो इनको पता चला। तो अगली बैठक जो होनी थी वो नैमेड़ में होनी थी, 2005 के आसपास 5 की बात है। तो उस सभा में महेंद्र कर्मा जी आए और उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों का साथ दूंगा। संभवतः जून का महीना था शायद। मई जून का महीना था। जून का महीना था। हाँ, बड़ी सभा हुई थी, 5-6 हजार लोग थे। उसमें मुख्यमंत्री भी तो शामिल थे। मुख्यमंत्री तो नहीं, कर्मा जी का मुझे याद है, जितनी मेरी चर्चा हुई है, कर्मा जी उसमें उपस्थित हुए थे और उन्होंने वहां पर अपना समर्थन दिया और वहां पर इस अभियान को नाम दिया जाए, तब सलवा जुडुम नाम तय हुआ। शायद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और राज्यपाल भी वही थे।
नहीं, मुझे जहां तक मेरी जानकारी अच्छा, है हाँ। बातचीत के आधार पर, तब वो पहली बार ऐसा हुआ था जी। कि कर्मा जी आए थे उसमें। फिर उसके बाद महेंद्र कर्मा जी जब जुड़ गए तो निश्चित ही देखिए एक स्थानीय आंदोलन फिर इतने बड़े नेता के जुड़ने से वो उस बड़ा समय वो स्तर हो नेता जाता है। प्रतिपक्ष भी थे। बिल्कुल, तब वो बड़ा स्तर हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि महेंद्र कर्मा जी इनको अच्छे से जानते थे क्योंकि वो उनके साथ पहले जुड़ चुके हैं। कम्युनिस्ट और वो पार्टी से जुड़े कांग्रेस हुए थे पार्टी और के उनको मेंबर पता रहे था वो, और एग्ज़ैक्टली। वो उस क्षेत्र से आते थे तो उनको उस चीज बिल्कुल, की बिल्कुल, जानकारी थी। बिल्कुल। और नैरेटिव क्या बनाए गए इसके विषय में कि यहाँ पर कुछ एमओयूज़ हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है लोहांडीगुड़ा में आने वाली है, जिसके कारण सरकार ने ये सलवा जुडुम सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एक आंदोलन है दिखाने के लिए कि इस ये क्षेत्र में लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है लेकिन नेता प्रतिपक्ष उसको लीड कर रहे हैं, तमाम हाँ, लीडर्स में से एक हैं एग्ज़ैक्टली कि अगर इसका जवाब सरकार तो वो भी मतलब नहीं दे अगर पाएँगे। उस समय 2005 में यहाँ पे प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, बिल्कुल, केंद्र में बिल्कुल, कांग्रेस की बिल्कुल, सरकार थी, बिल्कुल। यहाँ पे विपक्ष के रूप में प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी। तो अगर ये भाजपा का स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर ये कोई मूवमेंट होता तो नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक बस्तर में, बिल्कुल। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो वो इसके लीडर्स में से एक कैसे होते? अब ये जो है ना, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि महेंद्र कर्मा जी का नक्सलवाद के खिलाफ जो पूरा अभियान था, वो पॉलिटिक्स से उठकर था। ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी भी राज्य सरकार देखा जाए तो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो नक्सलवाद सबसे लगभग कितना बड़ा क्षेत्र माओवाद से पीड़ित था। बिल्कुल। तो सरकार को अगर अपना काम करना है तो पहले इस समस्या से निपटना पड़ेगा। तो चूंकि महेंद्र कर्मा जी उस क्षेत्र के थे, उन्होंने उस समय नहीं उसके पहले से ही वो नक्सलियों के खिलाफ काम कर रहे थे, तो उनका जुड़ना स्वाभाविक था। क्योंकि आप यहाँ लोगों की सेवा या सुरक्षा सबसे बड़ी बात थी, इसीलिए वो उससे जुड़े। और जो नैरेटिव बनाया गया ना कि मैंने आपको बताया ना कुछ पुस्तकों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स आने वाले, कुछ एमओयूज हुए हैं, तो इसमें ये प्रश्न उठता है कि लोहांडीगुड़ा कहाँ पर है और कुटरू कहाँ पर है जहाँ से शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला ना, जो बस्तर जमीनी स्तर पर गया है उसको समझ में आएगा कि क्या प्रेजेंट किया गया नैरेटिव और सच्चाई क्या है। और इन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार करके रखा हुआ था भय का कि आप और हम, अब तो चलिए थोड़ी मुक्ति मिली है, 2 साल पहले तक भी हम किसी भी क्षेत्र में जाए और हम ये बताए कि हम छत्तीसगढ़ से है, तो लोग हाँ, पहला हमारे तो चेहरे पर बिल्कुल, नक्सलवादी ही बिल्कुल, पूछते हैं बिल्कुल। और और ये पूछते मैं हैं कि अपने सेफ है कि दर्शकों नहीं। को रचना जी की वो बात को एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि उस समय इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि टाटा के प्लांट आ रहे हैं, तमाम तरह के उद्योग लगने वाले हैं लोहांडीगुड़ा में, जिसकी वजह से सलवा जुडुम शुरू किया गया। तो सलवा जुडुम का जो प्रभाव का जो क्षेत्र था या जो वो पूरा आंदोलन जिस जगह पे चल रहा था, वो बीजापुर के कुटरू क्षेत्र से शुरू हुआ था और लगभग लगभग बीजापुर और सुकमा के कुछ क्षेत्रों तक वो सीमित था। और लोहांडीगुड़ा जो है वो तो जगदलपुर से भी पहले पड़ता है। यदि आप रायपुर से जगदलपुर की ओर निकलेंगे तो आपको जगदलपुर से पहले भानपुरी नाम का एक गांव आएगा, उस वहां से आप राइट लेंगे तो लोहांडीगुड़ा पड़ेगा, यानी जगदलपुर से पहले आपको लोहांडीगुड़ा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुटरू पहुंचना है या सुकमा पहुंचना है तो वो जगदलपुर से भी आपको 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आगे जाना होगा। तो आप सोचिए कि किस तरह का प्रोपेगेंडा उस समय रचा गया। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब चूंकि कोई जमीन पर गया ही नहीं, भय के कारण भी है, लोग तो रायपुर आने से भी डरते थे। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि 2-3 साल पहले तक भी यही स्थिति कि किसी को आप बोलिए कि आप आइए छत्तीसगढ़, तो उनको ऐसा लगता था कि अगर मतलब पहला ये होता था कि सेफ है ना, जी। मतलब आप रायपुर में उतरेंगे ही और कोई और गन कोई तान गन देगा, लेके खड़ा है, ऐसा बिल्कुल। लोगों की ये मान्यता थी। छवि नहीं, तो ये अगर हम दिल्ली के लोगों से ये कह रहे तो क्या रायपुर के लोग जगदलपुर या बस्तर के लिए ये नहीं सोचते हैं? देखिए क्या ये है तो हाँ, रायपुर के लोग, मतलब मैं किसी से चर्चा कर रहा था बस्तर के ही व्यक्ति से, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी लाइन कही कि जो दिल्ली रायपुर के लिए सोचता है, बिल्कुल, रायपुर वो बस्तर के लिए सोचता है, बस्तर वो बीजापुर के लिए सोचता है और बीजापुर वो भोपालपट्टनम के लिए सोचता है। बिल्कुल, तो वो जो चैनल बना वो ऐसा ही है। एग्ज़ैक्टली। ये समस्या इसलिए भी इतने समय रही, आप देखिए कि बस्तर में जो हो रहा था बाकी छत्तीसगढ़ में कहाँ आवाज उठी, या लोगों को शायद ऐसा लगता था कि वो तो उस क्षेत्र की समस्या है दक्षिण बस्तर की, बिल्कुल। वो
कहाँ लोगों ने वो आवाज उठाई, कहाँ लोगों ने कहीं पर ये किया कि नहीं, लोगों ने बस ये सोचा कि ये सरकार का काम है। जबकि आप देखिए कि सरकार का काम नहीं, ये हम लोगों का भी काम था, हम छत्तीसगढ़ के लोगों का भी काम था, क्योंकि हमारी पहचान वैसी बना दी गई ना कि हम आप छत्तीसगढ़ से, तो बिल्कुल। इस पहचान से लोगों को समस्या होनी चाहिए थी कि क्यों ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने जितना राजनीति को पढ़ा समझा है, कि जो मैदान का क्षेत्र है या बस्तर से रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, उसको पहली बार जो नक्सलवाद को लेकर जो बड़ा झटका लगा वो था झीरम घाटी का कांड। उससे पहले जो ताड़मेटला की घटना हुई, लेकिन ताड़मेटला की घटना में जो सिक्योरिटी फोर्स थे, उससे जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उनको दिखा कि ये देश का सबसे बड़ा माओवादी हमला था फोर्सेस पे, 76 जवान हमारे, 75 सीआरपीएफ के और एक छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान बलिदान हुआ। बिल्कुल। और वो आज तक माओवादियों का फोर्सेस पर सबसे बड़ा हमला था। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो मैं कहूंगा कि मनोदशा पर जिसने सबसे अधिक प्रभाव डाला, वो झीरम घटना थी। क्योंकि उसमें जो नेता जो मारे गए वो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी पार्ट से थे। नॉर्थ छत्तीसगढ़ से भी थे, मैदानी क्षेत्र से भी थे और बस्तर से भी थे। तो वो जो इम्पैक्ट था, मुझे लगता है कि वो सबसे असरदार था। उसी ने शायद पहली बार जोड़ा होगा लोगों को। नहीं तो आप देखिए कि बस्तर खबरों में कब आता था, चाहे वो छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में देखिए या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए। जब कोई बड़ी घटना होती थी, 76 जवान मारे गए, उसके पहले रानी बोदली की जो घटना हुई जहाँ पे 55 जवान मारे गए, ये एक हेडलाइन बस बनती थी टीवी पे, और उसके बाद होती थी डिबेट्स। और डिबेट्स में भी लगभग वही लोग बैठे होते थे जो कभी रायपुर भी शायद ही आए होंगे, रायपुर आए होंगे, तो वो उससे आगे कभी बड़े कांकेर तक भी बढ़ गए होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी नेशनल मीडिया की पत्रकार है, आपको मैं बताऊंगी, वो न्यूज की क्लिपिंग भी मैं आपको भेजूंगी। बस्तर जो बोर्ड लगा है वो कहाँ है, आपने देखा होगा। उस बोर्ड के पास वो खड़े होकर बोलती कि अभी हम खड़े हैं बस्तर के बीहड़ जंगल में। मतलब जिसको नहीं पता उसको वो लगेगा कि बाप रे ये वहां पहुंची है, जबकि हाँ, हम सभी जानते हैं का है कि वो बस्तर का बोर्ड कहाँ पर लगा है। बिल्कुल, वहां से जो और वो ऐसी जगह है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक अर्बन एरिया है, वो टाउन है छोटा। बिल्कुल। वो इवन एक विधानसभा का क्षेत्र भी है, वो एक ब्लॉक मुख्यालय भी है, वो तहसील मुख्यालय भी है, वो सब कुछ मैं है। आपको भेजूंगी वो लिंक। तो इस तरीके से तो नैरेटिव गढ़े जाते हैं या इस तरीके से दिखाया जाता है। तो कभी भी ये स्थान जो हमेशा सिर्फ जवान शहीद हुए तभी दिखाया गया, या अभी रिसेंट आपने बिल्कुल ठीक बोला कि झीरम घटना जब हुई तब सबको लगा कि नहीं ये हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नंद कुमार पटेल जी का क्षेत्र था। वहां के लोगों को लगा कि हमने अपना नेता खो दिया। वीसी जो शुक्ल जी थे वो कई दिनों तक अस्पताल में लोग फॉलो करते थे न्यूज। उसके बाद आपका राजनांदगांव क्षेत्र के मुदलियार जी थे। ऐसे करके कई नेता थे, नरसिंहा के बिल्कुल नेताजी। तो तब लोग जुड़े छत्तीसगढ़ के अलग अलग पार्ट से, इसलिए बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या, मैंने यही देखा कि ताड़मेटला के बाद मुझे ध्यान नहीं कि छत्तीसगढ़ बंद हुआ था कि नहीं, लेकिन झीरम के बाद जो छत्तीसगढ़ बंद था वो लोगों ने खुद से बंद किया था। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा क्या वो सिनारियो बना कि 2013 में झीरम होता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, राज्य से कांग्रेस का लगभग जो शीर्ष नेतृत्व था प्रदेश का वो चला जाता है। और हम एक समय के आने के बाद देखते हैं 2018 के बाद जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आती है, उन्हीं नक्सलियों के खिलाफ बड़े एनकाउंटर शुरू होते हैं। छोटे बेटिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर, पहला बड़ा एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में होता है, 29 नक्सली मारे जाते हैं। एक ग्रुप होता है जो पॉलिटिकली भी एक्टिव है और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी है, वो ऐसे जेन्युइन एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर के नैरेटिव्स में लाता है। वो क्या है सीन? ये आप बहुत आगे चले गए। आप सलवा जुडुम के समय पर भी अगर देखेंगे, जब याचिका दायर हुई थी तो कुछ ऐसे ही लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मधुकर जी जिन्होंने सलवा जुडुम शुरू किया उनके पास भी वो कुछ लोग गए थे जी।
उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके उनको बताया कि हम दूसरे स्थान, हम यहाँ से आए हैं, और उनको धमकाने का प्रयास किया कि आपको क्या समस्या है, आप इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाइए, ऐसा करके। तो मधुकर जी ने उनसे प्रश्न किया था कि मैं ये क्षेत्र छोड़ के क्यों जाऊं, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। उसके बाद आप देखिए उन्होंने वो पूरा वो गढ़ करके उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई, और वहां पर एसपीएस पर प्रश्न उठाए गए, और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि स्थानीय लोगों को हथियार पकड़ा करके बिना ट्रेनिंग के लड़ाई में झोंक दिया गया है। जबकि आप देखेंगे कि उसमें एक एनएचआरसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे बना करके। एनएचआरसी की टीम गई, उन्होंने वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में सभी पढ़ सकते हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद भी जो फैसला आया, और सलवा जुडुम के बाद वो जो फैसला आया और एक और के बंदूकें छीन ली गई, उसके बाद जो हिंसा हुई, सलवा जुडुम से जुड़े लोगों को आज तक मारा गया। आपको अगर ध्यान में होगा तो आवापल्ली क्षेत्र में अभी बहुत रिसेंट चुनाव के समय पर तो एक नेता को मारा गया क्योंकि वो सलवा जुडुम से जुड़ा हुआ था। और उससे भी पहले आप देखेंगे तो जैसे ही वो निर्णय आया, उसके बाद सलवा जुडुम से जुड़े लोगों को चुन चुन के मारा गया। मतलब बीजापुर कुटू क्षेत्र के जो नैमेड़ वाला इलाका है, वहां पर एक थाना पड़ता है, उस साइड बुधराम राणा जी एक बड़े नेता हुआ करते थे। बताते हैं कि उनको और उनके बेटे को नक्सलियों ने सड़क में दौड़ा दौड़ा के मारा। चैतराम अटामी आज विधायक है, आप उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे उनके कई साथियों को नक्सलियों ने मार दिया क्योंकि सलवा जुडुम से जुड़े हुए थे। चिन्नाराम गोटा रानी बोदली के सलवा जुडुम के नेता भी रहे बड़े। एक समय पर नक्सली उनसे डरते थे, लेकिन जैसे ही ये निर्णय आया उसके बाद उनकी भी घेर करके हत्या की गई। ये सारी चीजें हुई और कहीं पर कुछ नहीं छपा। सलवा जुडुम की जब रैलियां जाती थी उस समय पर, ये बैन लगने के पहले, तो उन रैलियों पर बेचारे आम ग्रामीण जा रहे थे ना तीर धनुष लेकर के, और वो सिर्फ क्या चाह रहे थे कि हम इस अभियान के नक्सलियों की हिंसा के खिलाफ है, यही नारे लगते थे उसमें। अगर आप उस समय के नारे और गीत देखेंगे, उन पर अटैक्स किए गए, 30-30 लोग एक साथ मारे गए, 15-15 लोग एक साथ मारे गए। वो कभी नहीं छपा, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, या वो कभी नहीं छपा, वो समस्या नहीं है। एर्राबोर में सुकमा का जो एर्राबोर है, वहां पर इतना बड़ा अटैक हुआ, वो बस एक उसको थोड़ी सी मीडिया की लाइमलाइट मिली। और उसके अलावा आप देखिए कि मणिकुंटा की घटना हुई। और आप अगर उस क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि कोई ऐसा दिन नहीं है जब उन्होंने सड़कों पे लाशें नहीं देखी हो। और कई बार तो ऐसा करते थे कि उन लाशों को सड़कों पे डाल देते थे, नक्सली बैनर लगा देते थे उसके ऊपर, और उस शव के नीचे आईडी लगा देते थे। हाँ, ये कि वो जब लेने जाए। मणिकुंटा वाली घटना के बाद ऐसा ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे ही कुछ बैनर उन्होंने लगाया और उसके नीचे एक पत्रकार उठाने गया वो, और आईडी ब्लास्ट हो गया, वो उस पत्रकार की जान चली गई उसमें। तो ये सारी घटनाएं क्या ये विचलित नहीं करती? और इसके बारे में नहीं लिखा जाना चाहिए कि नक्सली जो है वो तो फोर्सेस के खिलाफ है। हाँ, लेकिन जब हम एर्राबोर देखते हैं, चिंगावरम देखते हैं, या मणिकुंटा देखते ये सारी तो बड़ी घटनाएं हैं। ये तो आम लोग ही मारे गए ना। ये तो आम लोग और बड़ी घटनाएं हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। जी, ये जो डॉक्यूमेंटेड है, जो पुलिस तक पहुंची है, जो पत्रकारों तक पहुंची है। एग्जैक्टली। अंदर के कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप, बहुत अंदरूनी क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों ने ऐसी किलाबंदी करके रखी थी कि आप अंदर तक जा नहीं सकते थे। कई ऐसे क्षेत्रों को काट के, मतलब मुख्य धारा से काट करके रखा हुआ था कि आपको अगर अंदर प्रवेश करना है तो पहले तो आप वो बैनर लगा होता था या नाका लगा होता था, उसको देखकर ही पहले सबकी हिम्मत खत्म हो जाए कि हम अंदर जाए कैसे। उसके बाद भी अगर आप अंदर जाएंगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है, मैं आपको बताऊंगी कि एक साधारण व्यक्ति सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। एक तो गांव से आने जाने का समय तय होता है, ये नक्सली तय करके रखते हैं कि गांव से आप कितने बजे जा सकते हैं, कितने बजे आ सकते हैं, और उसके लिए भी आपको अनुमति लेना है और पूरी जानकारी देना है कि आप कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं। कहीं गलती से उनको पता चल गया कि आप किसी ऐसे गांव में गए जहां पर थाना है, थाना गांव बोलते हैं वो इसको, अगर आप वहां गए हैं तो जाना अदालत लगा करके आपको पुलिस का मुखबिर बता करके इतनी निर्दयता से मारा जाएगा कि वहां उपस्थित सारे लोग कभी वो हिम्मत ही ना कर सके।
कभी विचार ही मन में ना ला सके। एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी नक्सली क्रूरता की। सुकमा क्षेत्र में एक जन अदालत लगाई नक्सलियों ने। एक युवा को उस जन अदालत में सजा देनी थी। अब आपको बाहर से देख करके ऐसा लगेगा कि जन अदालत में पूरे ग्रामीण है और ऐसा बताया जाता है कि ग्रामीणों की भी मैं इसीलिए सहमति होती पूछने है। वाला था कि एक बार अगर आप जन अदालत क्या होता है वो बिल्कुल, ब्रीफ में अगर बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। दर्शकों को बता दे तो। जन अदालत जो है ये जनताना सरकार के द्वारा लगाई जाती है, जहां पर सीधा सजा दी जाती है। मैं एकदम स्ट्रेट बता रही हूँ आपको कि किसी व्यक्ति को वहां पर कटघरे पे खड़ा, मतलब इन क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाता है और सारे ग्रामीणों को वो जन अदालत में रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसा जो नैरेटिव चाहे बनाया जाता है कि जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी सहमति से ही चीजें फैसले लिए जाते हैं। वही है, वही लोग बाहर से कुछ और दिखता है। बिल्कुल। उस जन अदालत में गांव के हर व्यक्ति को उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप बच्चे हो, कुछ भी हो, आपको वहां जन अदालत लगी है मतलब आपको उपस्थित रहना ही है। अगर मीटिंग बुलाई है तो आपको रहना है, मीटिंग भी बोलते हैं उसको। उसमें जब सजा दी जाती है ना तो कैसी दी जाती है, कई एक तो जन अदालत का वीडियो लाइव उन्होंने डाला था सोशल मीडिया, स्वयं डाला था नक्सलियों ने। पेड़ में एक ग्रामीण को उल्टा लटका करके पीटा और तब तक पीटा जब तक वो मर ना जाए। दूसरा, एक जो मैं फील्ड वर्क कर रही थी तब मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि एक युवा था, उसको घुटने के बल पे बिठाया और उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया था। घुटने के बल बिठा करके उसके हाथ बांध दिए गए पीछे की तरफ। सारे नक्सली बंदूक पकड़े खड़े, लेकिन उसको मारा कैसा आप ये देखिए। बांस जो होता है, बांस का नोकीला पोर्शन जो होता है, उसका मुंह खोल करके पूरा बांस उसके मुंह में डाल दिया गया। और उस जन अदालत में उसकी माँ भी सामने थी, उसकी माँ की उपस्थिति में ये किया गया। उसकी माँ वो देख करके तुरंत वहीं पर उसके हृदयाघात से मृत्यु हो गई। एक दूसरी जन अदालत में आपको बताती हूँ, सभी को उपस्थित रहने बोला गया। 2015 की घटना है, ये बहुत पुरानी भी नहीं, आज से महज 10 साल पहले की। 2015 में देश में मोबाइल आ चुके थे, सब नेट से जुड़ चुके थे। बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र है, वहां की घटना है ये। जन अदालत लगाई गई और कुछ लोगों को उपस्थित रहने बोला गया। उसमें एक ग्रामीण युवक को भी बोला गया, वो नहीं गया। तो उसकी पत्नी और वो लोग गई। तो वो जन अदालत में क्यों नहीं आया और उसके ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए उसकी पत्नी को पीटा गया डंडे से। उसकी पत्नी उस समय हाथ में दूध मुहा बच्चा लेके खड़ी हुई थी और इतनी भी दया नहीं आई कि वो बच्चा लेके खड़ी, और उन्होंने अंधाधुन उसकी पिटाई की लाठी उससे, और उसके बच्चे की वही मृत्यु हो गई। उसको नक्सलियों ने वही गाड़ दिया। और ये खबर जो है बाहर ना जाए, इसीलिए पूरे, मतलब इतनी निर्दयता के बाद कोई हिम्मत करेगा बाहर बताने की जा करके। और ये कहते हैं हम फिर भी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते थे। इसके आगे भी और कहानी है कि जब गाड़ दिया गया उसके बाद ये खबर बाहर ना पहुंचे, तो किसी तरीके से जब पुलिस को पता चला, उस महिला से संपर्क किया गया, तो उसने फिर पूरी घटना बताई। उस बच्चे के शव को लाने के लिए पुलिस 9 बार प्रयास किया। पुलिस ने 9 बार नक्सलियों ने हमला किया उन पर। आप सोचिए कि वो खबर बाहर ना आए, कहीं डॉक्यूमेंट ना आ जाए, क्योंकि बाहर आएगा तो एफआईआर दर्ज होगी और बिल्कुल सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो उस दूध मुहे बच्चे का क्या कसूर है, आप मुझे बताइए। वो उनकी क्रांति के लिए कैसे रुकावट था? ये दूसरी ये घटना हो गई। तीसरी, मतलब मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको कहीं मिलेगी नहीं ये घटनाएं जो हमने, और इससे जुड़े लोग जीवित है जिन्होंने ये देखा है या सहा है। उसके बाद बाहर लोग ये बोलते कि वहां के लोग तो कभी नहीं आके बताते हैं। तो वहां के लोग कैसे आके बताएंगे जिनको रहना वापस वहीं जाकर के उन्हीं के बीच में। बिल्कुल। एक तीसरी घटना है कि एक लड़की थी 13-14 साल की जब थी, तो उसको हर घर से एक बच्चा है करके जबरदस्ती पकड़ करके ले गए। ले तो गए, लेकिन उस बच्चे का मन बिल्कुल नहीं था। तो वो बच्ची को जब किसी दूर क्षेत्र में ले गए, तो जैसे मैंने बताया बहुत बीहड़ जंगल है, आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां। तो वो वापस नहीं आ पाई, तो वो उन्हीं के साथ है। लेकिन उसने तय कर लिया कि मैं नहीं ही काम करूंगी। बड़ा मुश्किल से वो उनके साथ रही, समय काटा उसने। उसके बाद उन लोगों ने, अब ये तो नहीं ढल पा रही है हमारे साथ करके, एक गांव में उसको छोड़ दिया, वहीं उसका विवाह करा दिया। अब विवाह तो करा दिया, उसके बाद उसका जो पति था उसने वो जीवन अपना लिया उस महिला ने। अब उसका पति था, उसके पति ने किसी एक व्यक्ति को आधार कार्ड या कुछ बनाने में मदद कर दी, राशन कार्ड के लिए, और इनको भनक लग गई। तो इन्होंने उसके पति को जन अदालत
पहले तो उठा करके ले गए, फिर सूचना दी कि हम जन अदालत लगाएंगे। उस जन अदालत में वो लोग सब पहुंचे, परिवार वाले, पूरे गांव वाले, आसपास के सारे गांव वालों को बुलाया जाता है। उसके परिवार के और भी 2-3 लोग गए। उन दोनों तीनों लोगों को वहां पर भी सजा, जो उसको बचाने गए थे उनको भी वहां पे साथ में खड़ा कर दिया कि आप लोग जो है पुलिस का काम करते हैं, जबकि वो सिर्फ साधारण सा अपना वो बनाने गए थे। अब सजा कैसी दी? पूरा परिवार, वो महिला, उसके छोटे बच्चे साथ में, 4-5 साल के बच्चे रहे होंगे, बहुत छोटे, उसके सामने उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आप सोचिए, आपके सामने, आप, हम तो अपने बच्चों को इंजेक्शन लगता है देखने में, हमको कितनी तकलीफ होती है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए टंगिया से, और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, वो देख करके वो वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उन लोगों ने, फिर सारे लोग जा चुके थे, जन अदालत खत्म हो गई थी, उन लोगों ने एक बोरी में शव को इकट्ठा किया और गांव लेकर के आए। जब वो गांव लेकर के पहुंचे, अगले 1-2 दिन बाद फिर वापस आए नक्सली, और उनको इतनी बुरी तरीके से डराया धमकाया कि आप लोग इसकी शिकायत करने नहीं जाओगे। और जितना सामान था घर में सब लूट के चले गए, चाहे अनाज हो, पैसा हो, जानवर हो, सब कुछ हो, सारा लूट के चले गए। इवन उस महिला ने जो साड़ी पहनी थी, कपड़ा पहना था, वो तक खींच के चले गए। और उसी हालत में उनको फरमान दिया कि हमको इस गांव में दिखना मत कल। तुरंत वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो गांव छोड़ करके वापस आई। फिर जब इधर आई तो उसको लगा कि अब ऐसे जीना है तो जीना ही है आगे, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, या ज्यादा होगा तो अब तो पति भी नहीं रहा, तो परिवार से भी, ये बचपन से उठा के ले आए, परिवार का है पता नहीं। तो उसने फिर पुलिस के पास पहुंची, कोई उसको लेकर के गया। अब पुलिस ने बोला कि हम बिना शव के पोस्टमार्टम या वो नहीं होगा तो एफआईआर कैसे लिखेंगे। तो फिर तय हुआ कि फोर्स के साथ जाकर के शव को लाया जाएगा। फिर वो महिला वापस फोर्स के साथ गई, वो जहां दफनाया था वहां से निकाल करके शव के टुकड़े लेकर के आए, पीएम हुआ, तब जाकर के एफआईआर हुई। लेकिन अब बाकी प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, आपको पता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो महिला उसी 3 बच्चों को लेकर के एक जोड़ी कपड़े में वो ले दे करके एक स्थान तक पहुंची। फिर वहां पर पे उसको किसी ने पनाह दी, तब जाकर के वो आज भी जीवित है। अब जाकर के मुझे पता चला है कि उसको नक्सल पीड़ित होने का अभी मुआवजा अब जाके मिला है। और ये घटना करीबन कितने साल पहले की, 8-10 साल पहले की। ये नक्सलियों का अत्याचार, ये अत्याचार है, एग्जैक्टली, आतंक की सच्चाई है। और बच्चों के साथ जो घटना है, आप देखिए, आप बच्चे से मजदूरी करवा सकते हैं? कभी नहीं। 14 सारे होटलों में भी लिखा होता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ना मानवता के अनुसार ठीक है, ना नियम के अनुसार। बिल्कुल, इन छोटे बच्चों से ये लोग मुखबिरी कराते हैं। उसके बाद सूचना का आदान प्रदान तो ठीक है। एक लड़की का हमने इंटरव्यू किया था, वो बताती है, दीदी मुझे याद ही नहीं है मैं कब से उनका काम कर रही हूँ। अबूझमाड़ की है वो लड़की। आईडीज बनाने का काम करते थे वो लोग, 12-13 साल की थी। आईडीज बना करके वहां से छोटे बच्चों से, 12-13 साल की बच्ची वो आईडी बनाती थी, विस्फोटक लाने ले जाने, इधर उधर छोड़ने का। ही दी होगी, हाँ बिल्कुल, इंटेंशनली दी होगी। बिल्कुल, आपको चाहिए ना, बच्चों पे कोई शक भी नहीं करता है। छोटे बच्चे आसानी से मूव कर सकते हैं, सामान लाने ले जाने का काम, ये सारी चीजें उनसे कराई जा रही है। और ये आपको गलत नहीं लगता है? आप अगर इतने बड़े एक्टिविस्ट है, आपको हर चीज में ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिख रहा है, तो आपको ये नहीं दिख रहा? सो कॉल्ड अर्बन एक्टिविस्ट है, सिलेक्टिव, इन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की जब नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। जब भी कोई एनकाउंटर होता है, सारे विषयों पर, बच्चों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ट्राइबल राइट्स, इस पे कभी बात क्यों नहीं? ये मुझे लगता है ये कुछ अलग ही टाइप का एक्टिविज्म है, जिसपे ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। उसमें ये मायने रखता है कि नक्सली जो एनकाउंटर में कोई मारा गया तो उसको कैसे हम ग्रामीण साबित कर दें, या कैसे हम फोर्स को कटघरे में खड़ा कर दें, बस इतना ही काम है इनका। और आपको तो जान करके आश्चर्य होगा, कुछ फील्ड पे जब आप जाते हैं तो कुछ अधिकारियों से भी मिलना होता है, तो हम ऐसा एक तो वहां कोई जाता नहीं है, और कोई ऐसा दिख जाए तो उनको भी लगता है कि ये क्यों आए हैं, और उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क आते हैं कि जो लोग आते हैं वो हमारे खिलाफ बात करते हैं, तो ये भी उन्हीं में से तो नहीं है। मेरा निजी अनुभव भी है बिल्कुल। तो बहुत संभल के वो लोग बात करते हैं। तो फिर जब बातचीत होती है, उनको समझ में आता है, तब वो बताते हैं कि आप सोचिए, ये पढ़े लिखे लोग जो खुद फ्लाइट से आते हैं,
जो हैंडलूम के कपड़े पहनते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आकर के हमको समझाते हैं कि आप इतनी बड़ी सड़क बनाएंगे तो आम आदिवासी तो डर जाएगा, उसके लिए इतनी बड़ी सड़क की क्या आवश्यकता है। वो ये समझाने का प्रयास करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि किसी क्षेत्र में आप मतलब मुझे तो बहुत दुख होता है देख करके कि कोई व्यक्ति अगर वहां बीमार हो जाए तो उसको ढो करके वो लोग 8-10 किलोमीटर ले करके आते हैं, उस स्थान तक लाते हैं, वहां से ले दे के जहां तक एम्बुलेंस पहुंच जाए बिल्कुल। वहां तक किसी तरीके से ले करके आते हैं। तब तक वो बीमार व्यक्ति, वो तो उतने ही लोग ला पाते हैं जो लोग ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी तो वही मर जाते हैं वही बोला था, इलाज शहरों के में तो अभाव में। कैंसर का भी इलाज हो रहा है, एग्जैक्टली बस्तर में मलेरिया से भी लोग मर जा बिल्कुल, आप उन तक इलाज पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, आप हमेशा क्लेम करते हैं कि हमने कहाँ रोका है। जैसे मैं किसका इंटरव्यू देख रही थी, मुझे लगता है देव जी का देख रही थी, या मुझे ध्यान एक्चुअली नहीं आ द रहा है। नैरेटिव में ही रुपेश के साथ जब मेरा जी 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 पॉडकास्ट जी था तो जी। रुपेश ने मुझे कहा था कि हमने कभी किसी स्वास्थ्य कर्मी को आने से नहीं रोका, हमने कभी किसी मेडिकल टीम को आने से नहीं रोका। एक तो मुझे साधारण लगता सी है बात कि मैंने बताइए। उसको साफ यही बोला कि मेडिकल टीम तो आज भी जाने से डरती है, हाँ और वो नक्सलियों के कारण ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एक साधारण सी बात बताइए कि ये लोग जो अर्बन एटमॉस्फेयर, या कहना चाहिए कि बाहरी दुनिया में या इंटेलेक्चुअल फील्ड पे ये बताया जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, लोग बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, इन तक बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं है, शिक्षा के वो नहीं है। एक बात बताइए, यदि आपको एक हॉस्पिटल भी खोलना है, छोटा सा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी बनाना है, या आपको कोई स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है, या आपको राशन वितरण करने के लिए कोई केंद्र बनाना है, तो वो बनाने के लिए आपको वहां तक रॉ मटेरियल जाने के लिए सड़क तो चाहिए। तो सड़क का विरोध क्यों करते हैं ये लोग। मैंने तो कई ऐसी जगह पर गई हूँ जहाँ महीनों से सालों से लोग सड़क या कैंप के विरोध पे हैं, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तब पता चलता है कि इनको जबरदस्ती बैठना पड़ता है, क्योंकि नहीं बैठेंगे तो इनके ऊपर हर परिवार से एक व्यक्ति बैठेगा विरोध में, नहीं तो सजा दी जाएगी या दंड लगाया जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा बेचारा। बेदरे का जो पुल है जो आज बन रहा है, उसका विरोध कई सालों से चल रहा है, जबकि आप अगर देखेंगे तो उस पुल, हमारा जो बीजापुर का क्षेत्र है, उसके बाद नदी है, नदी के उस पार महाराष्ट्र है, कुछ गांव हमारे छत्तीसगढ़ के भी है, तो वो गांव बारिश में तो पूरे कट जाते हैं। आपको पुल तो चाहिए। बिल्कुल। आप कैसे बोल सकते हैं कि उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची है। एक आप देखिए, नाव गई थी स्वास्थ्य सुविधा देने, वो पलट गई थी तो किसी की मृत्यु भी हो गई थी। तो आप एक तरफ तो क्लेम कर रहे हैं कि लोगों तक बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, दूसरी तरफ आप पहुंचाने भी नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से बड़े बड़े वो छाप देते हैं कि सरकारें नाकाम है। हाँ। जबकि सलवा जुडूम जब कैंप में लोग आए, आपको पता है पूरी एक कमेटी बनी हुई थी दंतेवाड़ा का, मैंने खुद वो लेटर देखा है, आदेश पत्र, कि हर कैंप में रोज वो समिति जाएगी, वहां पे राशन पानी हर चीज की व्यवस्था देखेगी। ये इतनी तक लोगों की चिंता की गई है। और आज का समय, मतलब जो लोग उस समय काम कर रहे हैं, और आज कोई अगर जाकर के देखा होगा तो उस समय के जो कलेक्टर थे वो AK-47 लेके चलते थे, और आज के जो कलेक्टर है आप देखेंगे कि लैपटॉप्स और वो लेकर के, तो कितना बदलाव आया उन क्षेत्रों में। और जिन क्षेत्रों तक सड़क पहुंची है, जिन क्षेत्रों तक नेटवर्क पहुंचा है, आज नहीं कई सालों पहले देखा है मैंने, उस क्षेत्र से माओवादी अपने आप पीछे चले गए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। जैसे जैसे सड़क पहुंची वो बाहरी दुनिया से जुड़ने लगे, बेसिक सुविधाएं उनको मिलने लगी। सड़क पहुंच गई तो आपको इतना किलोमीटर दूर पैदल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चावल लेने के लिए। इलाज तो आप चलो कभी कभार बीमार पड़ गए, लेकिन वो बारिश हुई, आपका गांव कट गया, आप 3 महीने के लिए पूरी दुनिया से कट गए। ये मतलब इन चीजों को कभी बाहर नहीं लाया गया, लेकिन अगर एनकाउंटर हुआ तो ये साबित करने के लिए पूरी जी जान से लड़ाई लड़ी गई कि एनकाउंटर में जो है, भले वो नक्सली ही मारे गए हो, लेकिन ये साबित करने का पूरा प्रयास किया गया कि वो आम ग्रामीण था। तो ये 2005-6 के समय से लेके अभी तक चलता आया है। आप अगर डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, कोई भी व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो वो आराम से आप समझ सकते हैं कि सम पीपल आर प्रेजेंट देयर विद देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। और ये आपको समय समय पर आपको
घटनाओं को आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेलिबरेटली कर रहे मैं हैं। ये 2005, 6, 7, 8 में तो काफी एक्टिव था जो अर्बन ग्रुप था, लेकिन मैं 2015-16 का टाइम भी लेकर आता हूँ। हमने देखा कि 15, 16, 17, 18 ये जो 3-4 साल का जो पीरियड रहा, 15 से 18 के बीच का, खास तौर पे बस्तर की छोटी छोटी चीजों को लेकर भी, जो दिल्ली में जिस तरह की खबरें बनती थी, बस्तर की छोटी छोटी चीजों को लेकर भी एक एक्टिविज्म चलाया जा रहा था। वो हमने काफी काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़े स्तर पर ये 2007-8 के बाद सीधा 15-16 में देखा। उसी टाइम में पोडियम पांडा जैसे लोगों का नाम भी आया। वो इंसिडेंट भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या घटना थी। एक सरेंडर नक्सली जिसने कुछ लोगों के नाम लिए, और वो नाम ऐसे थे जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। तो ये जो 15 से 18 के बीच का पीरियड बस्तर का, जिसको लेकर बहुत ज्यादा दिल्ली में एक्टिविज्म चला और मीडिया में एक्टिविज्म चला, और पोडियम पांडा वाला इंसिडेंट, इसको अगर आप थोड़ा बता सके। इसको आप 15 की जगह है ना, आप इसको झीरम घाटी के बाद से जोड़ लीजिए। हुआ क्या, झीरम घाटी के बाद इतनी बड़ी घटना थी कि जिसने केवल कांग्रेस को नहीं, सभी को झकझोर दिया। जैसा आपने बोला कि आम आदमी भी उस समय फिर उस चीज से जुड़ गया। तो जब आम आदमी भी जुड़ गया या बाकी क्षेत्रों के लोग भी जुड़ गए, तो अब सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सलवा जुडू में एक बार विफल हो चुके थे। वो एक कहना चाहिए ना कि उस समय जो समाज का एक मन बन गया था नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण वो लड़ाई जो है उसमें हम थोड़ा सा पीछे हो गए, और उसके बाद हिंसा का बहुत भयंकर दौर चढ़ा। उस दौर के बाद जब झीरम घाटी हुआ, झीरम घाटी के बाद वहां पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स की पोस्टिंग हुई जिन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहा था, पर उस समय पर एक अलग ही माहौल था ना कि नहीं अब तो खत्म करना ही है। आप देखिएगा कि उस समय पर सुकमा से अगर आपको कोंटा जाना है, अब पहली बात तो जगदलपुर से आपको सुकमा जाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी, सुकमा से कोंटा आज आप जाएंगे तो 45 से 50 मिनट में आराम से पहुंच जाएंगे। उस समय पर सुकमा से कोंटा जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, और सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढे थे। आपकी गाड़ी अगर जाए तो गाड़ी का एक्सेल जो होता है वो टूट जाते थे, और जगह जगह ऐसे नाके लगे हुए होते थे। तो उसके बाद शुरू हुआ कि बेसिक जो क्या काम होना चाहिए, तो सड़क बननी शुरू हुई। आप अगर रोड कंस्ट्रक्शन जो है ना, बहुत ही रिवोल्यूशनरी पार्ट है नक्सलियों के खिलाफ लड़ने का। तो वो जो सड़क बनना शुरू हुआ, वहां पे एक बोला चाहिए बहुत बड़ा चेंज लाया, क्योंकि जहां जहां सड़क जाएगी ऑब्वियसली कैंप का वो आधार क्षेत्र बढ़ता जाता है, या आपकी पहुंच बढ़ते जाती है। उस समय पे आपको नहीं पता, नहीं ये खबर आम मीडिया में या लोगों के बीच में है कि नहीं, जब सड़क बननी शुरू हुई तो वहां के एक बहुत बड़े नक्सली नेता हुआ करते थे, उन्होंने एक धमकी भेजी कि 1 इंच सड़क भी अगर बना पाए तो मैं नक्सलवाद छोड़ दूंगा। ऐसी उन्होंने धमकी दी थी। खैर सड़क तो बननी शुरू हुई। मंजर ऐसा था कि 4 बजे के बाद लोग सड़कों पे नहीं निकलते थे, लेकिन वो सड़क बनी, और उस समय पर सरकार की ओर से भी सख्ती थी कि नहीं अब हमको इस समस्या से लड़ना ही है कैसे भी करके। शाम के 4 बजे के बाद अगर गाड़ियों का आवागमन चालू हुआ, क्योंकि उसके पहले नक्सली बंद मतलब सब बंद, एक पत्ता भी आपको नहीं हिलेगा वहां पे। उस भय को समाप्त करने के लिए आवागमन बहुत जरूरी था, उसको चालू करना बहुत जरूरी था। सड़क ने उस दूरी को कम किया। बिल्कुल, सड़क बननी शुरू हुई, और आपको पता है उस समय पे जो सड़कें बनी, मतलब बस्तर की, पूरे देश भर में जो लोग बोलते हैं ना कि बस्तर की सड़कें सीमेंट से नहीं बनी, जवानों के खून से बनी है। मैं अपने प्रश्न में आने ही वाला था वो कि एक सड़क की बहुत चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। ऐसी एक नहीं, कई सड़कें हैं। आप अगर बात कर रहे होंगे तो आप जगरगुंडा वाली सड़क के बारे में बात कर रहे हैं, जो 59 किलोमीटर सड़क बनने के लिए 49 जवानों ने शहादत दी, 56 किलोमीटर सड़क के लिए। जगरगुंडा जो क्षेत्र है ना, वो 3 तरीके से एक्सेसिबल है, 3 जगह से। आप बीजापुर से भी जा सकते हैं, आप दंतेवाड़ा से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी। ये 56 किलोमीटर आप लोगों को पता है, लेकिन बीजापुर से जो सड़क जाती है वहां पर भी एक प्रवेश द्वार है, शहीद द्वार, जो मार्ग आवापल्ली जाता है वहां पे।
वहां पर भी आप देखेंगे उस सड़क को बनने में भी कितने जवानों ने अपनी शहादत दी, वहां पे बकायदा लिखा हुआ है और फोटो लगी हुई है। ऐसी कई सड़कें हैं, ये तो इतने ज्यादा जवान शहीद हुए इसलिए है, लेकिन हर सड़क में ग्रामीण, कितने सड़क ठेकेदार, कितने मजदूर, कितने लोगों ने जाने गंवाई है सिर्फ उस सड़क पहुंचने से। और आप देखिए जहां जहां सड़कें पहुंच गई, आप उदाहरण देती हूँ कि कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, चाहे आप कुटरू का भी क्षेत्र ले लीजिए, 2018-19 में कुटरू तक बहुत बढ़िया सड़क बन गई थी, उसके आगे थोड़ा नहीं बनी थी। इधर आप देखिए कि बारसूर की तरफ बहुत अच्छी सड़क बन गई, कासुली वगैरह इधर तक से सड़क बनी, वहां पे स्थितियां जो है थोड़ी थोड़ी सुधार आने लगी। और खुद पापा राव ने अपने इंटरव्यू में बोला कि 2014 में हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो ये धीरे धीरे होने लगा, तो इनको अपनी जमीन सरकते नजर आई। फिर आपने जैसे बोला कि आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ कि कौन लोग है जो इनका, इतनी बड़ी घटना हुई तो ऑब्वियसली बहुत काम फिर तेज हो जाता है। तो उसी ही कड़ी में आप देखिए कि पोडियम पांडा का सरेंडर हुआ। अब ये घटना सिर्फ पोडियम पांडा का सरेंडर हुआ, उसने कुछ नाम ले लिए, यहीं तक नहीं है। पोडियम पांडा को जब पुलिस ने पकड़ा, इमीडिएटली बिलासपुर में एक हाई कोर्ट में याचिका लग गई हेबिस कॉर्पस की। उसकी पत्नी आपको भी जा करके मिलेगा और पूछिएगा कि आप अकेले जगदलपुर या रायपुर गई हैं क्या। वो वहां तक पहुंच गई। वहां जब पुलिस ने उसको वहां प्रस्तुत किया तो उसने बोला कि नहीं, मेरे साथ कोई वो नहीं हुआ, मैंने खुद से गया हूं मैं, ऐसा करके। और जब उसने कुछ नाम लिए तो तहलका मच गया, और उन लोगों को भी ये सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हाँ हम गए थे, ये बात सच है, ले सकते हैं क्योंकि वो हाँ ऑलरेडी मीडिया में है। एग्जैक्टली। बेला भाटिया नंदिनी सुंदर का नाम लिया, और उसकी पत्नी ने बाद में फिर सुधा भारद्वाज का भी नाम लिया। तो इन सारे लोगों को उसने बताया कि मैं अंदर बड़े लीडर से मिलाने का काम करता था। तो अब ये इतनी बातें सामने आ गई, ये जब छपा, वो एक अलग कहानी है उसकी, पता नहीं वो है कि नहीं, हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे उस पर उन लोगों ने ये सफाई दी कि हाँ हम जाते हैं, लेकिन हम एकेडमिक वर्क के लिए जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एकेडमिक वर्क के लिए जा रहे हो या आप एक्टिविस्ट हो, तो कौन, मतलब एक्टिविज्म क्या होता है? उससे लोगों के जीवन में सुधार आना चाहिए, बदलाव भी नहीं, सुधार आना चाहिए। तो आप अगर मुझे बोले कि डिमरापाल में रहते हुए पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी एक्टिविज्म, उसको मैं एक्टिविज्म मान सकती हूँ। मधुकर जी ने सलवा जुडूम बंद होने के बाद जितने भी सलवा जुडूम में लोग मारे गए, उनके बच्चों को उन्होंने, अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में रखा, पाला और बड़ा किया, उसको आप एक्टिविज्म मान सकते हैं। अब नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन, उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव लाया, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया। रुक्मिणी सेवा संस्थान तो डिमरापाल आश्रम उन्हीं का है। फिर उसके बाद वनवासी कल्याण आश्रम का इतना बड़ा काम है। हाल ही में पद्मश्री अब जाकर के मिला, जो सुनीता गोडबोले जी है, राम गोडबोले जी है, बुधरी ताती जी है, उन सबको मिला। इधर आप देखिए कला के लिए पंडितराम मंडावी जी को मिला, काष्ठ कला के लिए वैदराज जी को मिला, वैदराज जी हैं। ये सारा एक्टिविज्म है कि जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया, सब आया। पर ये कौन सा एक्टिविज्म कर रही थी? ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि आप तभी आकर के खड़ी हो रही है, आप तभी जाकर के लड़ रही है जब कोई एनकाउंटर हुआ तो बस आपको यही दिख रहा है कि इसमें एक ग्रामीण मारा गया, ये नक्सली नहीं था, ये ग्रामीण था। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रही है? स्थानीय लोग नहीं बता पा रहे, आप बता पा रही हैं। और बहुत मोटिवेटेड वो लगता है पूरा, आप देखेंगे ध्यान से अगर। उसके अलावा इनका प्रेजेंस कहाँ पर है, आप पूरे बस्तर में बता दीजिए, या कोई एक ऐसा पॉजिटिव वर्क बता दीजिए जो इन्होंने किया हो, कोई भी एक पॉजिटिव वर्क। बस्तर के स्थानीय लोगों के जीवन को बदलाव लाया, करने में इनका कोई योगदान। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप अपने आप को एक्टिविस्ट बोलते हैं या आप कोई एकेडमिक कर रही, ठीक है, आपने पुस्तकें लिखी, सब किया, लेकिन इन चीजों को देख करके आप तो बहुत, हमारी तो अपेक्षा होती है ना कि पढ़ा लिखा जो सभ्य समाज होता है, या जैसे नक्सली हर बार अपने पर्चों पर लिखते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है आवाज उठाए, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग की आवाज तब कहाँ चली जाती है? बुद्धिजीवी वर्ग की आवाज और इनकी आवाज एक ही थी। वो आप देखिए ना, आप तो खुद ही समझ जाएंगे, दिखता है मुझे ये लगता है कि ये कोई एलिगेशन नहीं है। हाँ, ये जो हमें दिख रहा है,
और दिखता आया है वही है। अच्छा, ये केवल 2-3 नाम नहीं है, इसके बाद भी आप देखेंगे जो भी साहित्य लिखा गया नक्सलवाद के संबंध में, उसमें प्रमुखता से आपको क्या दिखेगा कि नक्सली क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जंगल में कैसे रहते हैं, बिल्कुल। कितनी कठिनाई होती है। किसी ने ये क्यों नहीं दिखाया कि नक्सली जन अदालत लगाते हैं तो उसमें कैसे मारते हैं। किसी ने ये क्यों नहीं दिखाया कि ताड़मेटला की जब घटना हुई तो शहीद जो उसमें जवान हुए उनके शवों के साथ कितनी कितने, विभत्सता की हाँ, गई। उन्होंने महेंद्र कर्मा जी को महेंद्र जब कर्मा जी हत्या के की तो क्या किया? बिल्कुल उसके बाद मतलब वो एक साधारण मानसिकता तो नहीं हो सकती है ऐसी। बिल्कुल। और आप जो है हमेशा जब देखो तब झोला उठाए आप चल देते हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखते हैं कि फोर्स को जो है ये नियम होने चाहिए, और आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्स की लड़ाई ऐसी फोर्स के साथ है जो कोई नियम नहीं मानता है, जो संविधान तक को नहीं मानता है। और बी और आप सुदर्शन चाहते रेड्डी हैं, जैसे लोग हाँ, और आप चाहते इसका हैं कि हिस्सा भी ऐसे बनते लोग, हैं इस पूरे नेक्सस का। और ये उपराष्ट्रपति चुनाव ने काफी कुछ एक्सपोज भी ये किया, एक्सपोज हो इस गया पूरे ना। नेटवर्क को एक्सपोज भी किया। एग्जैक्टली आपके पास क्या जवाब है। और आप और देखिए, बस्तर के लोगों ने ही जाकर एक्सपोज किया दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम बी सुदर्शन रेड्डी को रायपुर में बैठकर या दिल्ली में बैठकर कुछ बोला, बस्तर के लोग, आपने भी देखा होगा वो उस अब न्यूज मैं को। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमने कई प्रयास किए कि लोगों को मतलब प्रयास तो छोड़िए, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि लोगों को कभी लेकर के जाए और वो अपनी पीड़ा बता पाए, क्योंकि हमको ये जिम्मेदारी पता थी कि वो वापस आएंगे तो उनको रहना वही है। बिल्कुल। लेकिन इस बात के तो साधुवाद के पात्र है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, तो है ही, उससे ज्यादा हमारे राज्य के मुख्य जो गृह मंत्री है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया लोगों को, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हम सभी के बिल्कुल। सामने हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं और मेरे जो सहलेखक है 2023 तक हमारी पुस्तक लगभग पूरी हो गई थी, चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले। पर उसके बाद एक जो घटना हुई कांकेर में 29 नक्सली जी। मारे गए, तो हमने सोचा कि नहीं, कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी उन्होंने स्टेटमेंट ऐलान, आया। हाँ, उनका स्टेटमेंट आया, तो हमने लगा नहीं, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। और ऐसा करते करते हमारी पुस्तक के 2 चैप्टर और बढ़ गए, क्योंकि शुरुआत में तो हम जैसे लोगों को भी नहीं ध्यान आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये और इतनी जल्दी हो सकता है। इतनी जल्दी। और दूसरी बात यह है ना कि ये तो दृढ़ निश्चय हमारे हमारे मन में आज भी था, और पहले भी था, आज से कई साल पहले भी जब काम कर रहे थे, कि हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो इस नक्सलियों से निपटने में बिल्कुल सक्षम है, विदाउट एनी 0% डाउट सक्षम है। लेकिन कहाँ पे कमी हो रही थी, ये एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की या स्ट्रांग लीडरशिप की, जो हर समय उनके साथ खड़ा हो और उनको जो आवश्यकता है वो उनको प्रदान करे। आप देखिए, अभी जब से वो डेडलाइन आई है और उसके बाद से जब तक बसवराजू नहीं मारा गया, एक इनकी पार्टी का महासचिव, तब तक भी इनको लग रहा था कि हम सरवाइव कर जाएंगे, ये जो डेडलाइन है ये सब हवा हवाई है। वो जब हुआ उसके बाद इनको समझ में आया, थोड़ा बहुत हिंट हुआ कि नहीं, कुछ तो अभी सही नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए। उसके बाद करेगुट्टा का जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ, बिल्कुल। मई इन्होंने कभी 2025 इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम तक इतना ज्यादा ये लोग पहुंच वो यहाँ जाएंगे। तक आ और जाएंगे। एग्जैक्टली उसके पहले आप देखिए, हमारे जो गृह मंत्री जी है विजय शर्मा जी, उन्होंने कई बार अपील की, मुख्य धारा से जुड़ जाइए, हम लाल कारपेट बिछा करके, इनको लगा सिर्फ बातें हो रही है। उन्होंने कई बार बोला भी कि आप बातचीत के टेबल तक तो आइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आइए, पर आइए। सबने छोड़ दिया, सबको लगा कि हम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन वही है कि जैसे ही ये 2 घटनाएं हुई, उसके बाद जो है आपको खुद को पता है कि क्या हुआ। तो ये जो पीड़ित, जो पहली बार जाकर के इन लोगों ने बाहर अपनी आवाज उठाई, हाँ, ये ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बस्तर शांति समिति के माध्यम से 2024 के सितंबर में बिल्कुल नक्सल पीड़ित पहुंचे थे। फिर वो 2 बार 3 बार और भी कई बार गए, और उन्होंने पूरे देश की, पूरी दुनिया की मीडिया को बताया एक कि प्रयास और हुआ था, ये मतलब आंखें नहीं है, इसको कैसे झुटला दोगे, बिल्कुल पैर बिल्कुल नहीं है, उसको बिल्कुल कैसे झुटला बिल्कुल दोगे। बिल्कुल हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसने देश का जो सोचने पे मजबूर सोचने का किया। जो तरीका था, मैं खुद उस पूरे घटनाक्रम को कवर करने के लिए दिल्ली में था। तो दिल्ली की मीडिया से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना था कि हम तो आज तक ये सोचते आए कि नक्सली जो है वो सिर्फ फोर्सेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं,
दिल्ली के मीडिया के लोग ये बोल रहे थे कि हमको तो ये लगता था कि जो लोकल लोग हैं वो उनका सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये लोकल लोग हैं और आप इनसे ही पूछिए हाँ और उनकी स्थिति देखिए। बिल्कुल, आप एक एक व्यक्ति की आप जानेंगे। आप तो ये तो कुछ पीड़ित गए थे ना, हमने तो अपनी पुस्तक के लिए जो साक्षात्कार किए हैं, अभी जो सरेंडर हुए उसके पहले हमारा वो अलग काम हो चुका था। कुछ इंटरव्यूज हमने अभी किए बाद जी। में कि हमको लगे कि नहीं सभी कैडर कवर हो जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे शुभम जी, आपको आश्चर्य होगा कि जो इनके साथ जुड़े हुए उस लड़ाई में बेमन से, छल से, मैं इसलिए कह रही हूँ कि विचारधारा से अगर मान लीजिए हमने 100 लोगों से मिले तो केवल 2 या 3 लोग ऐसे मिले जो विचारधारा से जुड़े हैं। बाकी सब एक घर से हर बच्चे की अनिवार्यता, कोई नाच गाना देख करके, कोई बंदूक का मतलब 9, 10, 12, 13 साल के बच्चे देख रहे हैं बंदूक लेकर के लोग आ रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ पावर है। पावर है, बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो जुड़े हुए, लेकिन बाद में जब वो वहां जाते हैं और वो देखते हैं उस क्रांति का जो पूरा हटता है ना जब सामने से कि नहीं सच्चाई कुछ और है। और उनके साथ जो अन्याय वहां पर हुआ, मैंने तो आपको जन अदालत की बातें बताई, उन्होंने अपने ही कैडर्स को ऐसी भयंकर सजा दी है कि बाकी कैडर हिम्मत ना कर पाए कि वो उनसे बगावत कर सके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इन स्थानीय लोगों को किसी बड़े पद पर, तो आपने अभी देखा नहीं होगा, हाल ही में बस एक हिड़मा को अभी दिया गया। हिड़मा हाँ, और रामधीर की क्योंकि जो कुछ कोई बचा नहीं तो आपको किसी ना बिल्कुल। किसी को तो दिखाना है कि हम अभी भी बिल्कुल। लड़ाई जारी है। उसके अलावा जितने भी लोग जुड़े रहे आप देखिए, एक तो जबरन नसबंदी, उसके बाद इतने कड़े नियम कि मतलब, और दूसरी बात पूरे समय आपको शंका की निगाह से देखना। तो आप तो आराम से बैठे हुए, आप बोलते हो कि हम साम्यवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वहां पे 2-3 लेयर की सुरक्षा लेकर के बैठे हुए हो, और ये बेचारे सिर्फ अपने इनको आप क्या दे रहे हो, एक टूथपेस्ट, कंघी तेल, और पूरे 15-20 लोगों के लिए 1 लाख रुपए साल भर का, उसमें से वो क्या करेंगे? और उसके बाद भी हर सीजन में इधर से उधर जाना। और उसके बाद 1-2 लोगों ने बताया कि हमारा उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था, तो हम लोगों से प्रेम से बात करते थे। उस एरिया का वो एलओएस या ऐसा कुछ था। तो उसने बताया कि मैं लोगों की समस्या सुलझाता था, तो बोलते थे तुम इतना संबंध बना के क्यों रखे हो? उनको माओवादियों का डर होना चाहिए। तो वो बोले ये मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे ही गाँव के हैं, मेरे ही आस-पास के क्षेत्र के लोग हैं, तो इनसे मुझे क्या खतरा है? हम तो क्या बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ थोड़ा ना लड़ रहे हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, और डिमोशन जो होता है सबसे बड़ी इनके लिए सजा होती है, जो शर्मिंदगी का वो माना जाता है, उसको डिमोशन कर दिया गया। तो उसके मन में इतना दुख हुआ कि मैं इतना मन लगा करके, और मैं जिस बदलाव के लिए काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए मुझे डिमोट कर दिया गया कि मैं अपने ही लोगों से अच्छे से पेश आ रहा हूँ, मैं उनको डरा नहीं रहा हूँ। मतलब दहशत होनी चाहिए, इनका कहना है मन में। तो ये एक इस तरीके के भी लोग मिले हमको। फिर एक घटना थी कि एक लड़का जो है उसका मन नहीं लग रहा था, जुड़ तो गया था लेकिन बाद में वो भाग गया वहां से। तो माओवादियों ने अपने ही कैडर से 2 लोगों को भेजा कि आप जाओ उनको लेकर के आओ कैसे भी करके। तो वो लोग उसको गए लेने, जब वापस लेकर के आ रहे थे तो उसकी बातें सुनी, उनको समझ में आया कि ये नहीं रहना चाहते, जबरदस्ती इसको ले जाके क्या मतलब है, इसको जाने दिया जाए और हम वहां जाके कुछ भी कहानी बना देंगे। ये वहां गए, उन्होंने बताया, उनको पता चल गया कि इनके हाथ लग गया था, लेकिन उन्होंने जाने दिया। वो लड़का आज बीजापुर में जीवित है, सरेंडर किया हुआ है। उसको उल्टा लटकाया पेड़ पे और दिन भर उसकी पिटाई करते थे, शाम को उतारते थे, फिर अगले दिन फिर ऐसा 3 दिन लगातार उसके साथ किया गया। किसी ने जाकर के उसके भाई को सूचना दी, तो उसका भाई फिर उस डेरे तक पहुंचा, उसने बहुत माफी मांगी, मिन्नतें की, और उसके बदले आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो उसको एक शर्त पे छोड़ा गया कि हम इसको घर जाने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन ये अपने घर से 1 साल बाहर नहीं निकलेगा, गांव से नहीं, घर से। मतलब आप लोगों का जीवन ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। आज आप मुख्य धारा से जुड़ गए, लेकिन उस समय पर जिन लोगों ने मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास किया, आपने क्या किया? उनको घर जाकर के निकाल करके मारा। अगर वो कहीं जा रहे वहां जाके, वो सिर्फ बेचारे कैंप में रहते थे और अपने घर भी नहीं जा सकते थे। बिल्कुल। कभी गलती से बाजार चले गए तो वहां उन लोगों ने मारा है उसको। बिल्कुल। और आज आप सरेंडर कर चुके हैं या
आप मुख्य धारा से जुड़ गए तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि समय बदल गया है। लेकिन उन लोगों के साथ आपने क्या किया? पापा राव आप देखे होंगे, बिल्कुल। सबसे आखिरी जो सरेंडर हुआ, उसकी दहशत, और उसकी दहशत इसलिए थी क्योंकि वो लोगों को ऐसी सजा देता था कि घर वालों के सामने, जन अदालत में घर के लोग रहेंगे और उनके सामने इतना तड़पा तड़पा के मारता था कि मतलब कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ना कर पाए। आज पापा राव को पूछे कि आपको कैसा लगता है कि आपने ये किया, मैं माफी मांग लूं, तो क्या माफी लेने से पर्याप्त सब होता ठीक है हो क्या? जाएगा? बिल्कुल। मतलब इतने लोग, कितने लोगों ने अपने पिता को खो दिया, अपने उस घर के सारे लोगों को खो दिया, कई बच्चे अनाथ हो गए, कईयों को अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ा। आप देखिए, गोलापल्ली में एक परिवार का मैं देख रही थी, वो लोग उस समय तेलंगाना चले गए थे, वापस अभी वो आए और उनका घर खंडर हो चुका है, लेकिन आते ही उनको ना उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि हमारा हमारा गांव, अपनी हमारी अपनी जमीन। जन्मभूमि। कितने लोगों के साथ आपने ऐसा अन्याय किया है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कोई आंदोलन कर रहे थे या आप कोई क्रांति कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कैसे तो जस्टिफाई सिर्फ होता है हिंसा ये? और आतंक। कैसे जस्टिफाई होता बिल्कुल, है? और बिल्कुल। उसके बाद जो अभी डंप रिकवरी हो रही है या आर्म्स हाँ, वो रिकवरी हो तो रही है, सारी चीजें दिख रही हैं कि ये क्या कर रहे थे। एग्जैक्टली। इसकी सो कॉल्ड क्रांति की आड़ में हाँ, वो क्या कर रहे थे। आप कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं और आपके हथियार और आपके अमेरिका के हैं, और आपके विदेशी हथियार, किलो पे किलो सोने निकल रहे, सोना सोना निकल निकल रहा रहा है, है। पैसा निकल रहा है। मतलब आपने सिर्फ एक एक्सटॉर्शन गैंग तो बना के बिल्कुल, रखा है ना। बिल्कुल। और यही इसी कारण है कि 2008 में इनका एक आंकड़ा आया था, 1135 करोड़ रुपए का। हाँ, उगाही होती है हर जगह से। आप बताइए मुझे एक छोटी सी बात, आम ग्रामीण जो 15 रुपए दे रहा है, या एक परिवार जिसके घर में ट्रैक्टर है वो 2,000 रुपए दे रहा है, उससे आप कितना ही पैसा इकट्ठा कर लेंगे? और वो ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है बिल्कुल। और कहाँ जा रहा है? तो हमने कहाँ ये जा रहा प्रश्न है ये भी। किया भी, हमने बिल्कुल। ये भी प्रश्न किया, तो उन्होंने बोला कि भाई हर चीज की एक कीमत होती है, तो हमारे पक्ष में जो लिखा जा रहा है उसके लिए कुछ तो कीमत देनी पड़ती है। तो हमने बोला हमने भी प्रयास किया आपसे मिलने के लिए, तो उनका साफ कहना था कि हम आपसे क्यों मिलेंगे, मतलब उनसे वही मिल सकता है जिनको वो चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये पूरी चीजें इससे ये समझ में आती है कि जो कुछ लिखा गया वो जानबूझ के लिखवाया गया है, या जिन लोगों ने लिखा वो एक सेट कुछ चीज, एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे, ये दिखाने के लिए कि ये कोई क्रांतिकारी लोग है जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आप जाकर के देखेंगे तो वो इट इज अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। लाल किले पे लाल निशान, उसी के हाँ, लिए ये वो सारी हमेशा लड़ाई से थी। कहते थे कि हंसी हथौड़ा एक समान, बस लाल बस किले पे बस लाल निशान। मोबिलाइज करके लोगों को, बिल्कुल। और बस बस्तर तो उन्होंने एक दिखाने के लिए लगा हुआ था कि एक होता है ना, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी लड़ाई वो लड़ नहीं रहे थे, वो ऐसा दिखा रहे थे कि हम वहां पे ट्राइबल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप जाइए देखिए, जैसे बंगाल चुनाव के अभी नतीजे आए, तो लाख आरोप लग जाए कि वहां चुनाव ईवीएम वोटिंग हुआ, ये सारी एक तरफ, लेकिन आप सड़कों पे लोगों का वो हाँ, रिएक्शन देखिए, बिल्कुल। वो एक तरफ है। तो ये दिखाता है सच्चाई क्या है। और अभी जो चल रहा है कि नहीं, नक्सलवाद से मुक्त इसलिए किया गया कि पूरी कॉर्पोरेट्स को दे दिया जाएगा या पूरे हाँ, ये जंगल तो नष्ट वही हो है जो जाएंगे। आपने उस समय का लोंडी घोड़ा वाली चीज बताई, वही चीज दोबारा। बिल्कुल, मतलब प्लेबुक सेम है, एग्जैक्टली, नैरेटिव सेम है, एग्जैक्टली, अभी लोग भी वैसी ही चेहरे चीजें बदल लिखी गए जा हैं, रही है। बिल्कुल। और बाकी जो पूरा का पूरा जो तरीका है वो हम्म सेम है। आप देखिए, अभी भी वैसे ही आर्टिकल्स बिल्कुल, लिखे जा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जब जमीन पे जाते हैं, हम जैसे अभी जगरगुंडा गए थे, जगरगुंडा एक समय पे नक्सलियों की राजधानी थी, 3 जगह से सड़क बिल्कुल। पहुंचती है। यहाँ से तो आपको मैंने बताया जाना लगभग नामुमकिन। अरनपुर के क्षेत्र, दंतेवाड़ा अरनपुर होके जाते, एक ही सड़क को 30 जगह से काटा गया। इधर आप साधार से पल्ली मार्ग में जाएंगे, वहां पे सड़क को रोकने के लिए हजारों पेड़, मतलब हजारों तो नहीं, पूरा कुल मिलाकर के अगर आप पूरा देखें इनका टेन्योर, तो कई पेड़ इन्होंने काट करके एक एक रोड को अवरुद्ध करने के लिए कितने सैकड़ों पेड़ पेड़ों काट को करके लगा बिल्कुल। देते हैं। तो कौन से जल जंगल जमीन के, कौन से। आप जाइए, देवा का ही इंटरव्यू शायद मैं देख रही थी, वो बता रहा था करेगुट्टा आप आज भी नहीं जा सकते, वहां पे 1000 की संख्या में आईडी लगे हुए माइंस हैं, लगे हुए हैं, बिल्कुल। माइंस। तो उससे जमीन बच रहा है क्या? आम ग्रामीण जो खेत में जा रहा है वो आईडी पढ़ने से हाँ, ब्लास्ट कई होके मर कई जा रहा है। ऐसी मवेशी, कहानियां हैं, कई ऐसी आप कहानियां फोर्स जाती है तो आप जानबूझ के उस क्षेत्र में आप जो फल होते हैं उसमें आप पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं, आप बूबी ट्रैप्स लगा देते हैं,
लोहे की छड़े लगा देते ताकि वो आर पार हो जाए और वो बचे ना। ये सब क्या है? ये किस ये तरीके की कौन से लड़ाई है? जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कौन होते सा जल जंगल जमीन बच रहा है कि जिससे वो फोर्स के लिए, आप बोल तो रहे हो कि हम फोर्स के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आम ग्रामीण भी हैं? आम उसमें ग्रामीण उसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल। 12 साल की बच्ची का मुझे एक इंसिडेंट याद है आईडी ब्लास्ट का। वो अपनी माँ के साथ हॉस्टल से घर आ रही थी, जंगल के रास्ते। एक आईडी पे उसका पैर पड़ता है। आप सोचिए, माँ के सामने 12 साल की बच्ची, उसके पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं, सिर्फ ऊपर का शरीर बचता है, नीचे कुछ नहीं। ऐसी कितनी तो ही ऐसे घटनाएं हैं। कितने ही लोगों से मेरा खुद भी मिलना हुआ हाँ कि 3 साल की बच्ची, वो खेलते खेलते उसके हाथ में आईडी आ गया हाँ और उसके आंख के सामने उड़ गया। एक आंख की रोशनी आज भी नहीं है। बिल्कुल। एक व्यक्ति है वो वहाँ चिंतलनार का, हम्म उसके पैर में आईडी आ गया, एक पैर और दोनों आंखें चले गई। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। सैकड़ों ऐसे परिवार है जिनकी आंखों के सामने नक्सली ऐसे उठा करके ले जाते हैं, घर के बिल्कुल। थोड़ा दूर ले जा करके मार पीट के वहीं पे मतलब उसको। मैं एर्राबोर में ही मिला एक महिला से, तो उसके पति को उसे घर के चौखट पे मारा गया हाँ उसकी आंखों के सामने। देखिए, वो घटना क्या थी, श्यामनाथ बघेल की, जो टंगिया ग्रुप के लीडर थे, उसको जब मारा नक्सलियों ने, उसके बच्चों के सामने, पत्नी और 3 बच्चों के सामने मारा। सामने मारा। आप मिलेंगे तो वो बच्चा बताएगा कैसे मारा, ऐसे चाकू से ऐसे करके मारा। जो सारी चीजों को बताया कि ये जो सो कॉल्ड क्रांति के नाम पे, जो सो कॉल्ड मूवमेंट के नाम पे, मैं इसे मूवमेंट भी नहीं कहूंगा क्योंकि मूवमेंट वो होता है जहाँ पे कुछ बदलाव हो, एग्जैक्टली। कुछ बेहतरी का काम हो। तो नक्सल कभी आंदोलन नहीं रहा, वो हमेशा आतंक ही रहा। माओवाद कभी मूवमेंट नहीं रहा, वो हमेशा हिंसा और आतंक का, एक्सटॉर्शन का एक माध्यम रहा। और देश के काफी लोगों ने, चाहे वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हो या बंदूक पकड़े हो, उन्होंने इस एक्सटॉर्शन का, इस आतंक का फायदा अपने लिए उठाया। चाहे वो बंदूक के दम पर अपनी धमक जमानी हो या कलम के दम पर पैसे कमाने हो, नैरेटिव बनाना हो, ये सब कुछ किया। आपने एक और बात कही कि इस आतंक को खत्म करने में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर एग्जैक्टली जो था उसका बड़ा रोल है, उसकी बड़ी भूमिका है। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो या छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हो या और भी जो ऐसे लोग हों जिन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाया। लेकिन मेरा भी अनुभव है और आपने भी जमीन पर इस चीज को अनुभव किया होगा कि पॉलिटिकल विल के साथ साथ जो ग्राउंड पर अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस पूरे संघर्ष को या इस पूरे आतंक को खत्म करने के लिए, जिसमें सलवा जुडुम जो 1991 जो जन जागरण अभियान था, उस समय से जो लोग अपने प्राणों की आहुति देते गए, संघर्ष करते गए, लड़ाई लड़ते गए, अपने घर परिवार को छोड़कर, उनको एक कमरे के घर में, कई ऐसे लोग थे जिनके 60-60 एकड़ जमीन है लेकिन वो एक कमरे के घर पर रह रहे थे अपने परिवार के साथ, वो छोड़कर, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। मधुकर राव जी जैसे लोगों ने कुटरू नहीं छोड़ा, सोयमुका जी जैसे लोगों ने सुकमा नहीं छोड़ा, या चैतराम जी जैसे लोगों ने दंतेवाड़ा को नहीं छोड़ा। वो संघर्ष करते रहे। फिर अगर हम डीआरजी को देखें तो वो जंगल के उन पेड़ों के बीच में छिपते छिपाते और आगे बढ़ते हुए उन्होंने नक्सलियों को खत्म किया। आज भी मैं जब ग्रामीणों से बात करता हूँ उन क्षेत्रों के, तो उनसे ये पूछता हूँ मैं कई बार कि अगर डीआरजी को आज हटा दिया जाए तो आप लोग की क्या राय है? तो बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी कर दो सर, डीआरजी बस नहीं हटनी चाहिए कभी। तो डीआरजी ने वो आत्मविश्वास दिया ग्रामीणों को, बिल्कुल, कि हम आपके साथ खड़े हैं। और नक्सलियों के लिए वो सबसे डर, जो सबसे बड़ा डर था, वो डीआरजी। फिर बस्तर के आईजी हो या छत्तीसगढ़ के एडीजी नक्सल ऑप्स हो, और ऐसे कई अनगिनत चेहरे, अनगिनत नाम जिनके बारे में शायद कई बार आप और हम जानते भी ना हो, उन लोगों ने इस आतंक को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ या बस्तर आतंक के दंश से निकल रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये बात तो बिल्कुल सही आपने बोली कि बस्तर की जो आज सशस्त्र माओवाद से जो मुक्त हुआ है बस्तर, निश्चित ही केंद्रीय गृह मंत्री जी और हमारे राज्य के गृह मंत्री जी, इनका बहुत बड़ा एक योगदान के साथ साथ एक
एक उन्होंने कठोर निश्चय किया कि नहीं, इस समस्या को तो निजात पानी है। और इसके पीछे लोग भले कुछ भी बोले, जो उनका लोकसभा में जो भाषण था, जो उन्होंने बात बोली, देखिए जो भी व्यक्ति उस जगह पर जाएगा और वहां लोगों का दर्द और वो देखेगा तो उसको निश्चित ही नींद नहीं आएगी और ये बिल्कुल लगेगा कि नहीं, इनको इस आतंक से मुक्ति दिलानी है। और इस अभियान में सरकारें तो चलो ठीक है लगी रहती है, फिर फोर्सेस भी है, उनका भी काम ही है। लेकिन आप देखिए उसके अलावा कई ऐसे लोग जो आपने नाम लिए कि मधुकर जी, अगर आप सलवा जुडूम के संस्थापक सदस्य रहे मधुकर जी, बुधराम राणा, चैतराम अटामी, सुखदेव ताती दंतेवाड़ा में, फिर चैतराम अटामी जो गए, उनके साथ जुड़े कई ऐसे लोग। आप अगर कोंटा सुकमा की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी कई ऐसे लोग हैं। अब विजय नायडू हो गए वहां पे, जिन्होंने 3-3 गोलियां उनको नक्सलियों ने मारी और अंतिम समय तक हिट लिस्ट में रहे। ऐसे कई लोग हैं। उसके बाद ये मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आप सभी जानते होंगे कि पूरे बस्तर में हजारों नक्सली स्मारक है, लेकिन क्या बस्तर के ही लोगों को जानकारी है कि सलवा जुडूम का केवल एक स्मारक है, वो कुटरू में है? क्या लोग वहां कभी जाएंगे देखने के लिए? और जाएंगे तभी वो जान पाएंगे कि उस इतने बड़े अभियान का मतलब। महेंद्र कर्मा जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि जब भी आप संघर्ष देखेंगे तो लोगों का सरकारों के विरुद्ध संघर्ष होता है, लेकिन बस्तर इकलौता ऐसा उदाहरण है जहां पर सरकार और लोग दोनों एक ही छोर पर खड़े हैं और दोनों मिलकर के नक्सलियों से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने स्ट्रैटेजिकली डॉक्यूमेंट करके जो झूठ या नैरेटिव सेट करने के लिए वो किया, हमारी ओर से सत्य डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सलवा जुडूम का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो ऐसे लोग जिन्होंने इस लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है, पूरा जीवन खपा दिया, ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि केवल सशस्त्र माओवाद समाप्त हुआ है, उन हाथों तक बंदूक पहुंचाने वाला जो तंत्र दिमाग है या तंत्र है, जो रोमांटिसिज्म करके के उनके दिमाग में ये चीजें लाते हैं कि वो उनको बंदूक उठाने तक के ले आए उन युवाओं को। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने दिल्ली में अभी देखा होगा, नारे लगे हिड़मा अमर रहे या हर घर से हिड़मा निकलेगा। और उसके बाद वो बच्ची कह रही थी कि माओवादियों जैसा जो जनताना सरकार या लोग वैसा हमको चाहिए। मैं विचार कर रही थी कि क्या इस बच्ची ने कभी रायपुर में कदम रखा होगा? कभी नहीं। रायपुर में तो कदम छोड़ दो, क्या उसने बस्तर में आकर के देखा कि हिड़मा जिस क्षेत्र का है वहाँ कितना आतंक? कभी नहीं, कभी नहीं देखा। मतलब जहाँ लोग आ जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, आपको पुलिस मुखबिर बता करके कभी भी मार दिया जाएगा। किसी भी आईडी में आपका पैर पड़ जाए तो आपकी चिथड़े उड़ सकते हैं। ऐसा ऐसा आपको चाहिए तंत्र? इसकी आप अपेक्षा कर रहे हो? मतलब आप सोचिए कि सच्चाई से कितना कोसों दूर है। ऐसे युवा लोगों को मतलब हिंसा के और सपने दिखा करके यहाँ तक लेके आना, मतलब चुनौती बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि इसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम देखें, कल को कहीं ये भी हथियार पकड़ के ना खड़े हो जाए इनकी तरह, या कल को वो भी नारे ना लगाने लग जाए। मुझे लगता है कि आपके साथ जो ये जो चर्चा रही है पॉडकास्ट में, इसमें हमने बहुत से विषय तो कवर किए, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मुझे लगता है कि हमने बहुत से विषय कवर नहीं किए। लेकिन ठीक है, समय की अपनी एक मर्यादा है। और मेरी मतलब मुझे लगता है कि मेरी जिज्ञासाएं जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर से यही चाहूंगा, आशा करूंगा कि हम दोबारा जल्द ही बस्तर में करेंगे। हाँ बिल्कुल, बस्तर में करेंगे और एक पॉडकास्ट जरूर फिर से करेंगे। और ऐसे ही स्टोरीज जो है वो समाज तक आनी चाहिए। ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो इंसाइट्स हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, वो आनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ समय दिया बल्कि वो इंसाइट्स दिए जो सभी के लिए, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे उसमें अधिकांश लोगों के लिए वो बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस होगा उन सारी घटनाओं को जानने समझने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज, एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट और
बस्तर या नक्सल या माओवाद को लेकर जो आज तक कहानियां पहुंची, उससे इतर जो वास्तविक घटनाएं हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगी, वैसी स्टोरीज को देखने के लिए द नैरेटिव को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में कहीं पर भी किसी घटना को लेकर आपको लगता है कि आपका कुछ ओपिनियन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, या किसी घटना को लेकर कुछ इंसाइट आपके पास भी है, तो जरूर कमेंट में हमें बताएं। और अगली बार हम दोबारा रचना जी के साथ बैठेंगे। आपको लगता है कि कोई ऐसे प्रश्न जो उनसे पूछने चाहिए, तो वो प्रश्न भी जरूर आप भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। द नैरेटिव को जरूर सब्सक्राइब करें।